ओके, सबको बोर्ड क्लियर दिख रहा है? बोर्ड सबको क्लियर दिख रहा है पूरा? यस सर। एकदम क्लियर है ना? हल्का एज ही है सर, लेकिन हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। ठीक है एकदम? ओके हाँ सर अभी तो ठीक है। ओके चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो सभी लोग ज्वाइन हो गए, देखो तो स्वर्णिम, देखो तो सभी लोग ज्वाइन हो गए क्या? सर बलराज नहीं है। और बाकी कोई है जो ज्वाइन नहीं हुआ है? नहीं सर, बाकी तो सब है लगभग, बाकी सब है। कर दो जल्दी से, एक कोई कॉल कर दो, अंशिता कॉल कर दो उसको जल्दी से बताओ। आ गए सभी लोग? सभी लोग आ गए क्या? अभी तो वो नहीं है सर, बाकी सब तो है। ओके तो लास्ट डिस्कशन जहाँ पर एंड हुआ था लास्ट क्लास को, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में जो बताया था कि जो एक नोट करके जो 2 पॉइंट लिखवाया था ना, मैंने नोट्स में भी 2 पॉइंट दिया था, याद है एंड में? तो पहला पॉइंट तो सबको समझ में आ गया होगा, क्या था कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस minimum number of zeros in upper or lower triangular matrices okay, ये कितना था? मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अब जिन्होंने लास्ट क्लास को अटेंड किया था उन सबको पता होगा कि अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस क्या है, ठीक है? कुछ लोग अगर नए ज्वाइन कर रहे हो तो शायद अगर नहीं पता है तो एक बार पता कर लेना, ठीक है? बस देख लेना कि अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस क्या है। हम फिर से एक्सप्लेन नहीं करने जा रहे हैं, टाइम लग जाएगा, ठीक है? तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, लास्ट क्लास में डिस्कशन यही तक हुआ था, ठीक है? एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। फॉर एग्जांपल मैंने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल लेके बताया था कि मान लो मैंने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक ले लिया, ठीक है? उसमें क्या करते थे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस मतलब ये जो अपर ट्रायंगुलर है, बस यहीं पर नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट्स हो सकता है, ठीक है? यहाँ पर मान लो ये सब कुछ एलिमेंट्स है, यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स कुछ है, ठीक है? बस ये एंड इधर जो भी एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा? नॉन जीरो एलिमेंट्स होगा, ठीक है? जीरो भी हो सकता है, ठीक है, बट नॉन जीरो अगर होगा तो यहीं पर होगा। एंड अगर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो जो यहाँ पर जो मेन डायगोनल है, तो मेन डायगोनल के नीचे जो भी एलिमेंट्स होगा वो सब क्या होगा? जीरो होगा, ठीक? ये बताया था लास्ट क्लास में भी, ये मान लो ऐसे जीरो, ऐसे करके ना। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर सपोज n क्रॉस n, कुछ भी इसका ऑर्डर है, मान लो n रोज और n कॉलम्स है, ठीक है? एक जनरल मैट्रिक्स के केस में बताया था। तो क्या हो जाएगा, देखो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस पूछा था, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस के लिए क्या करते थे? ये एक जीरो, देखो एक जीरो प्लस दो, इसमें तीन जीरो हो गया, ऐसे करके देख रहे हैं तो चार जीरो हो जाएगा, ठीक है? एंड ऐसे करके पांच हो जाएगा एंड सो ऑन। ये कहां तक चलते रहेगा? ये डायगोनल जो मेन डायगोनल होता है उसमें तो n एलिमेंट्स होगा ना। ये बहुत हो गया। हाँ सर। वीडियो पॉज हो जाएगा तो बताना, ठीक है? वीडियो से वो क्लियर दिख रहा है ना? अभी कुछ नहीं कर रहा।
जब पॉज हट जाएगा तो बताना, ठीक है ना, कि पॉज हट गया है। ओके, अब आ रहा है? सर हाँ टॉप राइट में थोड़ा सा और उसको एक्सटेंड करिए, लाइट आ रहा है क्या? सर। टॉप राइट कॉर्नर को थोड़ा सा और एक्सटेंड करिए ना, वहाँ पर लाइट आ रहा है सर, दिख नहीं रहा। यहाँ पर इधर हाँ सर, ये साइड एक्सटेंड करिए, लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड कहाँ पर? यहाँ पर एक लाइट आ रहा होगा ना। हाँ, हाँ और ठीक है, वहाँ पर। हाँ ठीक है, वो लोअर सेंटर में हो गया ना। ठीक है, थोड़ा सा है ना, वहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं हो रहा होगा। सर सर, लोअर के बाद में। लोअर का बगल में, लोअर का बगल में, लोअर वर्ड के बगल में। लोअर वर्ड के बगल में, यहाँ पर इस पार्ट में। सर उस उसका साइड नहीं सर, लोअर एंड में, उसका एंड में। हाँ सर, एंड में। हाँ सर, Yes, वही। sir. यहाँ तक लाइट आ रहा है ना, ठीक है। यस सर। ठीक है, अभी वहाँ पर नहीं लिख रहे हैं ना, जब लिखेंगे तो हम ऐसे भी डिक्टेट कर ही देते हैं, तो पता चल ही जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये आ रहा था कि 1 + 2 + 3 + 4 ये आपको कहाँ तक चलेगा, क्योंकि यहाँ पर n एलिमेंट, ये डायगोनल में कितना हो जाएगा, n एलिमेंट्स हो जाएगा, ठीक है। बट हमको डायगोनल में हमको नॉन जीरो एलिमेंट्स, बट डायगोनल में हमको क्या मिल जाएगा, नॉन जीरो एलिमेंट्स मिल जाएगा। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। मतलब मुझे जीरो से मतलब है, तो जीरो यहाँ जो मेन डायगोनल है, ठीक है, उसके नीचे वाला जो लाइन होगा, ठीक है, जो ऐसे इंक्लाइंड लाइन होगा, उस पर वो कहाँ तक चला जाएगा, n-1 जीरो हो जाएगा उसमें, क्योंकि इसमें तो n, ये डायगोनल में तो n एलिमेंट्स है ना, उसके पहले जब उसके नीचे, ठीक है, उसके पैरेलल जो इंक्लाइन लाइन होगा, उसमें कितना होगा, n-1 एलिमेंट्स होगा, एंड वो सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। क्यों? क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इतना मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो सम ऑफ द फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स है, इसका सम सबको पता है, ये क्या होता है, n * n-1/2। तो यहाँ तक हुआ था लास्ट क्लास का डिस्कशन, ओके। सभी लोग ज्वाइन हो चुके हैं? बलराज आ गया? बलराज ज्वाइन हो चुके हैं ना सभी लोग? यस सर। ओके, ठीक है। तो नोट्स में एक और इसके नीचे एक पॉइंट लिखवाए होंगे, वो सबको समझ में आ गया था? हाँ हाँ सर। सर। ओके, वेरी गुड। समझ में आ गया तो एक बार और बता दे रहे हैं, अगर किसी को नहीं समझ पाया तो एक बार उसको जल्दी से देख लेते हैं। चलो, तो उसमें क्या लिखे थे, उस पॉइंट में क्या था, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ डायगोनल मैट्रिक्स, सही ना? हाँ सर। तो नेक्स्ट पॉइंट था इसमें कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अभी फेयर में जैसा लास्ट क्लास में बताया था कि फेयर में लिखने की कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, एक जगह रफ में लिखते रहो, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, तो रफ में इसे प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। एंड जो भी नोट्स वगैरह रहेगा, वो नोट्स वगैरह हम अच्छे से बिल्कुल फेयर पे में भेज के देंगे, तो उसको नोट कर लेना फेयर कॉपी में, अभी बस रफ में करते रहना। ओके, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ये कैसे निकालते हैं, सबको समझ में आया था? हालांकि वहां पर बहुत एक्सप्लेन करके लिखे हुए होते हैं ऑलरेडी, तो आई होप वो एक्सप्लेनेशन से सबको समझ में आ ही गया होगा। फिर भी अगर किसी को नहीं आया तो एक बार बता देते हैं। देखो, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स होता है, इसका मतलब बस उसका डायगोनल में एलिमेंट्स होगा, है ना, बाकी सारा जो एलिमेंट्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और सिर्फ इधर ही एलिमेंट्स होगा, इधर ही नॉन जीरो एलिमेंट हो सकता है, बाकी इधर इधर जो भी एलिमेंट्स होगा, जितना भी सारा एलिमेंट्स होगा, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एंड इस डायगोनल में ही बस नॉन जीरो एलिमेंट्स हो सकता है, ठीक है। तो बोलता है मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, तो मिनिमम कितना नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर हो सकता है, मिनिमम कितना नंबर ऑफ जीरोस हो सकता है, तो वो निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, हमको पता है कि इसका ऑर्डर जो है, ये एक जनरल मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, तो उसका ऑर्डर है n क्रॉस n, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए क्या किए थे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आ रहा है इसमें, बताओ। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, पहले ही बताए थे कि जो रोज एंड कॉलम्स रहेगा उसको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो कितना हो जाएगा n², ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब बताओ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे कि मुझे मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस मिल जाएगा, बताओ। n टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n² है, हाँ, n n को माइनस कर देंगे। क्यों n को माइनस कर रहे हैं इसमें,
फिर सर डायगोनल में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है ना। देखो हमको चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। तो अगर हम n स्क्वायर, ये जो टोटल एलिमेंट्स जितने भी होंगे इस डायगोनल मैट्रिक्स में, जितने भी टोटल एलिमेंट्स है वो कितने हो जाएंगे, इसका जो ऑर्डर है उसको मल्टीप्लाई करो, n क्रॉस n तो n स्क्वायर हो गया। उसमें से अगर डायगोनल में जितने एलिमेंट्स है, डायगोनल में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, n एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर उसे हम माइनस कर दें तो मेरा क्या मिल जाएगा, मेरा मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस नहीं मिल जाएगा। क्यों मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस मिलेगा, ये सोचो, कोई चीज का एक्सप्लेन करो कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस से क्यों आ रहा है। सर क्योंकि डायगोनल में और भी जीरोस हो सकता है ना, तो मैं उससे ज्यादा। देखो एग्जैक्टली तो ये सबसे कम नंबर ऑफ जीरोस हो सकता है, सबसे कम। हम क्या कि टोटल में से n जो यहाँ पर जो नॉन जीरो, अगर हम मान लेते हैं सारा का सारा ही यहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट्स है, ठीक है, सारा का सारा ही नॉन जीरो एलिमेंट्स है, तो ये सबसे कम नंबर ऑफ जीरोस आ गया ना। अगर इसमें भी कोई जीरो एलिमेंट्स हो जाएगा, ठीक है, इसमें भी अगर कोई जीरो एलिमेंट हो जाएगा तो और बढ़ जाएगा ना, तो मिनिमम नहीं रहा, मुझे चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ जीरो। ओके, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस के लिए क्या किया, जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स था उसमें से डायगोनल में मान लिए कि सब का सब नॉन जीरो एलिमेंट्स है, सब का सब नॉन जीरो एलिमेंट्स है, तो इसलिए इसलिए क्या किया, n को माइनस कर दी। अब जो बचा टोटल एलिमेंट्स में से मैंने नॉन जीरो एलिमेंट्स को माइनस कर दिया। मैंने माना कि डायगोनल में सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स है, ठीक है। तो टोटल एलिमेंट्स में से अगर हम डायगोनल के जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स उसे माइनस कर देंगे तो अब जो बचेगा वो क्या बचेगा, सिर्फ जो जीरोस है वही बचेगा, एंड वो मिनिमम नंबर देगा। क्यों मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस देगा, क्योंकि इसमें से हम कोई भी जीरो नहीं माने, इसमें से भी अगर हम कोई एक दो जीरो मान लेंगे तो बढ़ जाएगा ना, ठीक है। तो मिनिमम केस के लिए क्या की, टोटल एलिमेंट्स में से जितने डायगोनल एलिमेंट्स है उसे माइनस कर दिया। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, n स्क्वायर माइनस n, ओके, दैट इज n into n minus 1, ऐसे लिख सकते हो। ओके, आई होप ये क्लियर था। अब ऐसा बोले थे कि एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, ठीक है। ये जो लास्ट का जो दोनों नोट लिखा है इस पे एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो सब लोग। रफ में कहाँ रफ में लिख करो, अभी रफ में लिखना है, ठीक है। नोट्स तो हम भेज ही देंगे, अभी रफ में लिख करो। एंड किसी को भी कुछ भी नहीं, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, है ना। लाइव क्लास इसीलिए लेना ताकि डाउट्स भी पूछ पाओ। यहाँ तक तो पूरा दिख रहा है ना, इसके इस साइड पूरा दिख रहा है ना, इसके इस साइड ही नहीं दिख रहा होगा ना। यस सर चलो क्वेश्चन लिखो। ये एक बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया उसी पर बेस्ड है। चलो देखते हैं कौन सही से आंसर दे पा रहा है, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक एडवांस लेवल टाइप का क्वेश्चन है। चलो सर आप बोलते जाइए ना। हाँ बोलते भी जा रहे हैं, दिख रहा है ना, क्या लिख रहे हैं वो दिख भी रहा है ना, डिटेक्ट तुम करेंगे। ये फेज स्क्वायर मैट्रिक्स दिख रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओके, जिसका ऑर्डर क्या है, n, ऑफ ऑर्डर n। सर वीडियो पॉज अगर हम सिर्फ, हाँ वीडियो पॉज वीडियो पॉज हो गया। वीडियो पॉज हो गया, ओके ठीक है। आप डिक्टेट कर लीजिए, आपको ऑडियो क्लियर आ रहा। अच्छा ठीक है, तब तक हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। उसके बाद ऑर्डर n है, उसके बाद l है, l है मैक्सिमम नंबर ऑफ l, एक हम एक डिफाइन कर रहे हैं l। हम तब तक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। अगर डिक्टेट कर सुन पा रहे तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो प्ले हो जाएगा तो बोलना। सर अभी पॉज है, क्लियर हो गया। ओके, सो अभी तक जहां तक लिखा है देखो, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, L एक डिफाइन किया है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ A इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। L क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज हम क्या डाल सकते हैं अगर A एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो। ओके, उसके बाद m को एक हम डिफाइन कर रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ distinct entries, maximum number of distinct entries if A is a diagonal matrix। अगर diagonal matrix है तो हम कितना नंबर ऑफ मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एंट्रीज, कितना अलग अलग एंट्रीज हम डाल सकते हैं।
अगर A एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो P पे डिफाइन कर रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, minimum number of zeros if A is a triangular matrix. समझ में आ रहा है सबको? एक बार हम डिक्टेट कर दे रहे हैं अभी तक जहां तक लिखा है if A is a square matrix of order n, L दिया हुआ maximum number of distinct entries if A is a triangular matrix, M दिया हुआ maximum number of distinct entries if A is a diagonal matrix, और P दिया हुआ minimum number of zeros if A is a triangular matrix. ठीक है? क्या तक लिख लिया सभी लोग? सर वो मैट्रिक्स चेंज हो रहा है, पहले स्क्वायर था फिर ट्रायंगुलर हो जाएगा। क्या? मतलब पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं एक ही मैट्रिक्स नहीं, अलग अलग कुछ भी अलग अलग मैट्रिक्स है। सर आप ए डिक्टेट कर रहे हो? हाँ सर आप ए लिख रहे हैं ना, ए इज ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हाँ तो हाँ, यही मतलब ना सब में। नहीं वो मतलब हर बार चेंज हो रहा है, ठीक है ना? मतलब हम ये बोल रहे हो कि जो भी यहाँ पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले रहे हो, जो सर भी डायगोनल मैट्रिक्स का मैट्रिक्स नाम ले रहे ए हो है ना, वो एक ए मतलब एक हम पर्टिकुलर फिक्स नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं यहाँ पर तुम जो भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले रहे हो, जो भी डायगोनल मैट्रिक्स को ले रहे हो ना, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर n है, बस यही बोल रहे हैं। ओके, अलग अलग है, ठीक है, लेकिन जो भी ये दोनों का दोनों क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर n है, ये बोल रहे हैं। सर उसके अंदर है ये। किसके अंदर है? सर स्क्वायर मैट्रिक्स है, फिर आप बोल रहे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अरे कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए पहले उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, तभी वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। तुम सोचो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो उसका डायगोनल ड्रॉ कर पाओगे? सोचो तो। और जब तक हम डायगोनल नहीं ड्रॉ कर पाएंगे तब तक हम अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। तो सोचो अगर तुमको स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं देना, सपोज 2 3 4 2 0 3, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसका तुम डायगोनल को ड्रॉ कर पाओगे? नहीं सर। समझ में आया? तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही पड़ेगा, इसलिए बोल दिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है। ठीक है सर, समझ। if L plus 5 is equals to P plus 2M है, if L plus 5 is equal to P plus 2M, then find the order of the matrix. Then find the order of the matrix. Find the order of matrix. Now ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, एक एडवांस लेवल टाइप का क्वेश्चन है ये। बनाओ, देखते हैं कोई अगर बना पा रहे हो तो सही। तो 5 है। हाँ 5 आंसर है, 5 into 5 क्या आंसर है? ऑर्डर 5 into 5। मतलब n मतलब ऑर्डर तुम्हारा 5 आ रहा है मैट्रिक्स का? यस सर। नो, 5 इज नॉट द करेक्ट आंसर। 5 इज नॉट द करेक्ट आंसर। सभी लोग बनाओ, ठीक से बनाओ। फाइव सही आंसर नहीं, पहले L को निकालो। L कितना होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन A इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। n into n minus 1/2 नहीं होगा? नहीं, क्या L n plus n into n minus 1/2। n plus n into n plus 1/2। n minus 1/2। n minus 1/2। नो अच्छे से सोचो सारा चीज को पहले अच्छे से। जब एक भी चीज गलत निकला, तुमको L भी निकालना है सही से, M भी निकालना है, P भी निकालना है। ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए हो जा रहा है क्योंकि तुमको सबसे देखो कितना सारा आइडियाज क्वेश्चन में यूज कर रहा है। तुमको पता होना चाहिए अच्छे से कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तुमको पता होना चाहिए अच्छे से कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज तुम कितना डाल सकते हो, ये सब आइडिया होना चाहिए। फिर एक भी चीज अगर गलत निकला, L M और P, इसमें से कोई भी एक चीज गलत निकला तुम्हारा आंसर आएगा ही। इसलिए एक अच्छा एडवांस लेवल का क्वेश्चन बन जाता है। एक इंटीरियर टाइप का क्वेश्चन है, समझ लो। सिर्फ 5 नहीं है। 5 is not the correct answer. सर हम क्या बोल रहे सर कि जैसे जो L है
वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज क्या डाल सकते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में सर। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज क्या, सारा का सारा एंट्रीज अलग अलग होना चाहिए। हाँ सर, तो सर हमको ये पता है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जो जीरोस होता है वो n इंटू n माइनस 1/2 होता है सर। हाँ वो तो एक साइड हो गया, तो मेन डायगोनल में n एलिमेंट्स है। नहीं नहीं नहीं, गलत लॉजिक लगा रहे हो, गलत लगा रहे हो logic। थोड़ा सोचो सोचो, थोड़ा अच्छे से सोचो, सोचो, 2-3 मिनट का टाइम दे रहे हैं, सोचो अच्छे से। अच्छे से सोचो गाइस, थोड़ा दिमाग लगाओ। अभी इसलिए हम बोल रहे थे ना, सारा चीज को अच्छे से समझो। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर, ये सब कैसे निकालना है, इसलिए हम पहले थोड़ा इसका आइडिया को डिस्कस किए, ताकि सोच पाओ अच्छे से, इस तरह के क्वेश्चंस को सोच पाओ। सर m n नहीं होगा, क्या? m n के बराबर नहीं होगा। नहीं, सबसे पहले L कितने लोगों का सही है? L क्या क्या आ रहा है? कौन कॉन्फिडेंट हो कि जो मेरा L आ रहा है वो सही आ रहा है? कोई कॉन्फिडेंटली बताओ। सर मेरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ, जो L निकाल रहा है वो सही है। 1/2 क्या? n प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। नहीं 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 नहीं, सर n स्क्वायर माइनस n इंटू n माइनस 1/2, ये L हाँ सर सेम आ रहा क्या रहा है? N स्क्वायर n माइनस स्क्वायर माइनस n इंटू n माइनस 1/2। एक मिनट, N स्क्वायर माइनस N इंटू N माइनस 1/2, ये। हाँ हाँ सर। सर इसका वैल्यू है सर n स्क्वायर प्लस 1/2। नहीं नहीं नहीं, गलत है, गलत है। सर n स्क्वायर प्लस n/2। N स्क्वायर प्लस N/2, बोलो N स्क्वायर प्लस N/2। सर सेम ही है। नहीं नहीं नहीं, गलत है, गलत है। देखो यही है ना, अभी देखो, अभी वही चीज को अच्छे से समझाएं, ठीक है, लेकिन अगर कहीं भी अगर समझने में अगर लैकिंग रहा कॉन्सेप्ट को, देखो इस सर तरह क्वेश्चन डिस्टिंक्ट नहीं का बनेगा। क्या यूज है? सर हर n एंट्री अलग अलग होना चाहिए। मैक्सिमम कितना तुम अलग अलग एंट्री डाल सकते हो, मैक्सिमम तुम कितना नंबर ऑफ अलग अलग एंट्रीज डाल सकते हो एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर। सर मतलब कोई भी Language तो नंबर काफी डालना है। है ना, 1 2 3 ऐसे ना? हाँ 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 तो सर वो तो डिस्टिंक्ट का कोई यूज फिर क्यों आएगा? कोई एग्जांपल डिस्टिंक्ट दीजिए का जिसमें यूज नहीं डाल है, सकते सर। डिस्टिंक्ट का यूज नहीं नहीं नहीं, डिस्टिंक्ट का यूज है। सिंपल सर, है, अगर इंग्लिश काफी सिंपल है, इंग्लिश ऐसा कुछ नहीं कि नहीं समझ पाओ, तुमको बिल्कुल समझ में आ रहा हो क्या बोल रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, हमको हर एंट्री अलग अलग डालना है। हम कितना अलग अलग एंट्रीज को डाल सकते हैं, कितना अलग अलग एंट्रीज को हम डाल सकते हैं, मैक्सिमम कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ हम अलग अलग एंट्रीज को डाल सकते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर। चलो ठीक सर है, एक अब बताते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बताएं, डिस्कस करें, ट्राई कर चुके हो। सर रुकिए। अच्छा चलो, L तो तुम लोग गलत आ रहा है, किसी का N सही आ रहा है क्या? M बताओ, L तो गलत आया तुम लोग का, M किसी का आ रहा है क्या? L का वैल्यू n स्क्वायर प्लस n प्लस 2/2 है। M का वैल्यू, L का वैल्यू L का वैल्यू n क्या बोले स्क्वायर फिर से बताओ? n स्क्वायर प्लस n प्लस 2/2 आंसर पूरा है। N स्क्वायर प्लस N प्लस 2/2। हाँ। या यू आर करेक्ट। कौन बोल रहे हो? करण बोल रहे हो क्या? यस सर। हाँ हाँ करण, तुम क्या बोल रहे हो? N स्क्वायर प्लस N प्लस 2/2। हाँ यस, करण इज करेक्ट, वेरी गुड करण, एक्सेलेंट, तुम सही से समझे उस चीज को, वेरी गुड। चलो हाँ, ये करेक्ट है। L का, हाँ m का वैल्यू सर 1 माइनस n। हम भी तो यही बोल रहे थे सर। नहीं सिद्धांत, तुम ये नहीं बोले थे। सर हम बोलते हैं n प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, दोनों अलग अलग है सर, तो एलसीएम लेंगे तो यही आएगा। देखो L का वैल्यू ये आएगा, किसी का ये आ रहा है क्या? n इंटू n प्लस 1/2 प्लस 1, ये होगा करेक्ट आंसर L का। एंड ये सिर्फ करण ने बताया और किसी ने नहीं बताया। ओके, अभी मैं इस पे आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट एंड ये बस करण ने बताया। चलो ठीक है, M बताओ, जल्दी से M बताओ। सर m होगा सर 1 माइनस n होगा सर। क्या है? 1 माइनस n 1 माइनस n? सर n माइनस मतलब 1 माइनस n कौन बोल रहा है? ये तो कंप्लीटली लॉजिकल है यार। तुम बोल रहे हो कि 1 माइनस n, एक मिनट, जो 1 माइनस n जो तुम बोल रहे हो, अगर हम दो ऑर्डर ले लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, m नेगेटिव हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो
नेगेटिव कैसे हो सकता है? n+1 n+1 कौन बोल रहा है? हम ही बोल रहे हैं सर। करण। साइन गलती, हाँ यस साइन गलती है। करण, या करण इज करेक्ट, अगेन करण इज करेक्ट। m का वैल्यू जो होगा वो n+1 होगा। वेरी गुड करण, एक्सीलेंट। इसका वैल्यू जो होगा वो n+1 होगा। अभी हम इसका एक्सप्लेन करेंगे कैसे होगा। वेरी गुड करण। बट सर p तो सबसे p तो आसानी है, n into n minus 1/2। हाँ, p तो सबको पता है, p तो हम डिस्कस किए हैं। p का वैल्यू पता है n into n minus 1/2। p तो हम डिस्कस किए हैं, जो नोट्स का जो 2 पॉइंट लिखवाए थे उसमें हम डिस्कस किए थे कि p क्या है। p तो सबको पता है, ठीक है। तो ये सब करेक्ट वैल्यूज है। अब ये सब कैसे आ रहा है, चलो देखते हैं कैसे आ रहा है। सबसे पहले रुक जाओ, सबका डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले सुन लो, सबको समझ में आ जाएगी। तुम लोग क्या गलती सोच रहे हो, तुम खुद ब खुद तुमको अपना गलती मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले मैंने कहा था कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो चलो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जब बोले तो हम कोई भी मैट्रिक्स, हम एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही ले लेते हैं, ठीक है। एक मैंने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लिया, ओके। तो यहाँ पर ये सब एलिमेंट्स तो जीरो होगा, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स होगा ये सब का सब तो जीरो हो गया, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम मतलब पहले L निकालने का कोशिश करते हैं। पहले हम L निकालने का कोशिश, L क्या था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ A इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज डाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर कितना एलिमेंट होगा गाइस, ट्रायंगुलर में कितना एलिमेंट्स होगा, n एलिमेंट्स होगा, ये तो सबको पता है। इसके पहले इसमें कितने एलिमेंट्स होगा, ऐसे करके जाएंगे तो n-1 n-1। उससे पहले कितना हो जाएगा इस लाइन पे, n-2 n-2। एंड ये कहां तक जाएगा, लास्ट 1 तक। इसमें 2 एलिमेंट होगा, इसमें 1 एलिमेंट होगा, तो 2 + 1। ये क्या दिख रहा है, n into n minus 1/2। ये समझ में आ गया, n into n + 1/2 हो गया ये। सब +1 की -1? हाँ +1 ना। हम देखो चलो उल्टा आते हैं, यहाँ पर 1 एलिमेंट होगा, सुनो यहाँ पर 1 एलिमेंट होगा, फिर यहाँ 2 एलिमेंट होगा, यहाँ 3 एलिमेंट होगा, 4 एलिमेंट, एंड फाइनली n एलिमेंट्स तक जाएंगे ना। हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, हम सबका सब एलिमेंट्स को क्या मान रहे हैं, डिस्टिंक्ट मान रहे हैं, सबका सब अलग है, ठीक है, सबका सब अलग है। तो यहाँ पर मान लो 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, एंड फाइनली डायग्राम पे n एलिमेंट्स। तो 1 + 2 + 3 + डॉट अप टू n, इसका सम क्या हो जाएगा, n into n + 1/2, ठीक है। अब ये सबका सम मान लीजिए डिस्टिंक्ट है और नॉन जीरो है, फिर एक ये जो पूरा जो जीरो इसको डाल रहा है, इसको हम 1 मान लेंगे। बात समझ में आ रहा है, n into n + 1/2 ये तो हो गया इधर जितना अपर ट्रायंगल में जितना डिस्टिंक्ट एंट्रीज था। एंड मान लीजिए सबका सब नॉन जीरो है, ठीक है, सबका सब मान लिए नॉन जीरो है। क्यों मान लिए, क्योंकि हमको मैक्सिमम चाहिए कितना डिस्टिंक्ट एंट्रीज हम डाल सकते हैं, तो सबको नॉन, क्योंकि पता है एक तो उसमें ये तो जीरो ही होगा, तो इसको तो एक ही मानेंगे ना। हमको कितना अलग अलग डिस्टिंक्ट एंट्री ये निकालना है, मतलब इसमें मान लो यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे करके एलिमेंट है, ठीक है। तो हमको सारा का सारा डिस्टिंक्ट चाहिए, तो मान ली ये सबका सब नॉन जीरो है, एंड ये जो जीरो है इसमें सारा का सारा एलिमेंट जीरो, तो इसको हम 1 एलिमेंट मान लिए पूरा, ठीक है। तो ये एक जीरो एलिमेंट और ये बाकी सारा नॉन जीरो एलिमेंट्स हो गया, तो यही ना हमको मैक्सिमम एंट्रीज मिल सकता है। किसी को डाउट है तो बोलो। नहीं सर, अब बन गया क्वेश्चन। सबको सबका डाउट क्लियर हो गया होगा, जो भी माइंड में चल रहा होगा आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा कैसे हो रहा है, क्लियर है। तो ये मेरा L का वैल्यू आ गया, पहला मेरा L का वैल्यू आ चुका है, ठीक है, ओके। दूसरा आता है, चलो दूसरा एक बार ट्राई करो खुद से, n+1 सर। n+1। आंसर तो पता ही है, समझ में आ गया सबको। हाँ सर। चलो वेरी गुड, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें क्या बोल रहे थे कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स है, तो उनको पता है मैक्सिमम नंबर, अब वो समझ गया होता यार, ये भी समझ में आ गया होगा। बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ A इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। हमको पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स अगर है तो बाकी सारा एलिमेंट तो जीरो हो गया, जितना इधर ये सब एलिमेंट सबका सब जीरो हो गया, ठीक है। तो वो पूरा जीरो एलिमेंट जो है उसको हम 1 एलिमेंट मान लिया, ठीक है। एंड इसमें n एलिमेंट्स हो जाएगा, इसका डायगोनल में n एलिमेंट्स हो जाएगा, वो सबको हम नॉन जीरो मान रहे हैं। क्यों नॉन जीरो मान रहे हैं, क्योंकि हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज चाहिए। एक तो ये जीरो वाला हो ही चुका है, ये पूरा जो जीरो जीरो है इसको हम 1 एंट्री मान चुके हैं, तो बाकी सारा को अगर हम नॉन जीरो मान लेंगे और अलग अलग, तो ये मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज दे देगा। तो ये n+1 जो है ये मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्री आ जाएगा अगर A क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर है सबको। और बाकी ये मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इफ A इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ये तो हम डिस्कस किए अभी, जो पहला जो डिस्कस किया भाई, ठीक है। अब इसमें वैल्यू को डालो,
इसमें सब लोग वैल्यूज को डाल दो एंड बताओ क्या आ रहा है ऑर्डर, जल्दी बताओ। सर सर हाँ सर सब लोग डाउट कुछ रह गया एन के वैल्यू 4 आ रहा क्या? है, एन का वैल्यू 4 आ रहा है सर, मतलब आंसर एन, हाँ एन का वैल्यू 4 आएगा, या करेक्ट, एन का वैल्यू 4 आ जाएगा। उसके बाद सबसे पहले एन को, एल को डालो, पी को डालो, एम को डालो, सब पूरा इक्वेशन एन में आ जाएगा एंड एन ही निकालना है क्योंकि ऑर्डर वही है ना, ऑर्डर पूछा तो ऑर्डर तो वही है। एन का वैल्यू 4 आ जाएगा, सबका आ गया? यस सर, आ गया। कर दें? ओके देखो ये सब मैट्रिक्स का स्टार्टिंग पार्ट है, ठीक है, आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, तो अच्छे से करते रहना। देखो मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स चैप्टर को समझ गया ना तो क्वेश्चन में दम ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना, अगर तुम चीज को कॉन्सेप्ट को समझ गए हो ना तो प्रॉब्लम बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। ओके तो अगला टॉपिक है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस क्या होता है, किसी को पता है क्या ट्रेस क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है गाइस? देखो इसी मैट्रिक्स का ट्रेस, सपोज एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रेस क्या हो जाता है, सिग्मा i1 से लेकर के सपोज n एंड a। क्या समझ में आ रहा है इससे? ये डेफिनेशन है ट्रेस का, क्या समझ में आ रहा है डेफिनेशन से? सर वहाँ पे लाइट था। दिख नहीं रहा वहां पर? नहीं सर। ये लिख रहे हैं कि ट्रेस ऑफ a इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ i1 से लेकर के n तक a i, ये ट्रेस का डेफिनेशन हो गया। क्या समझ में आ रहा है सर? सर सारा इसे क्या डायगोनल डिकोड कर पा रहे हैं? इसे क्या डिकोड कर पा रहे हैं? सर डायगोनल एलिमेंट सर का सम। सारा डायगोनल का सम। या सारा डायगोनल का सम नहीं, सारा डायगोनल एलिमेंट्स का सम, है ना। तो क्या है कि जितना भी डायगोनल एलिमेंट्स है, ए आई आई क्या बोले थे, डायगोनल एलिमेंट्स होता है ना, a11 a22 a33, ये सब क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स ही होता है। जैसे लिखो a11, ये a12 a13 एंड ऐसे करके एलिमेंट्स आएगा। जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा उसका एक चीज ऑब्जर्व करना, देखो a22 यहाँ होगा, a33 यहाँ होगा एंड सो ऑन अप टू ann यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम सारे डायगोनल एलिमेंट को अगर हम ऐड कर दें तो दैट इज नोन एज द ट्रेस, दैट इज नोन एज द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ओके ये मैंने ए मान लिया, तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a11 प्लस a22 प्लस a33 एंड सो ऑन अप टू ann, मतलब सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर दो, उसका जो सम है दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ओके तो उसी को ऐसे लिख रहे थे सिग्मा के फॉर्म में, सिग्मा i1 से लेकर के n a i i। ओके ये हो गया, क्लियर है? एक सिंपल सा एग्जांपल है, इसमें ये देखो, बताओ ट्रेस क्या है इस मैट्रिक्स का? ये मैट्रिक्स है सपोज 0 है ना, कितना सिंपल है। देखो अब मान लो किसी का ट्रेस का डेफिनेशन ही नहीं आता, उसको पता ही नहीं चलेगा क्या करना है, ठीक है, इसलिए डेफिनेशन तो काफी सिंपल है, कुछ नहीं बस डायगोनल एलिमेंट का क्या निकाल देना है। अब देखो, अब जब हम बोल रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑब्वियसली ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल हो सकता है ना, क्योंकि हम डायगोनल मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, हम स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डिफाइन कर सकते हैं। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हमेशा याद रखना कि डायगोनल एलिमेंट्स में ही करेंगे, ये सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही, क्योंकि हमको डायगोनल मिलेगा, अदरवाइज हमको डायगोनल मिलेगा ही नहीं। अगर तुम कोई भी एक रेक्टेंगल ले रहे हो 2x3 का 3x2 का, दैट केस यू विल मतलब क्या होगा उसमें, तुमको डायगोनल मिलेगा ही नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ट्रेस ट्रेस ऑब्वियसली समझ पा रहा है कि सारे के सारे डायगोनल को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओके तो व्हाट इज द सम ऑफ द एलिमेंट्स, क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 एंड -1, ये आ गया 0। तो ट्रेस क्या आ गया, ट्रेस आ गया 0, है ना, काफी सिंपल सा चीज था। ओके अब आएगा प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो याद रखना भी। अब आएगा प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है।
ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो क्या क्या प्रॉपर्टी होता है? देखो, पहला प्रॉपर्टी है ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। दिख रहा है सबको? हम डिक्टेट वैसे कर दिए, ठीक है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। यहाँ दिख रहा है सबको? क्लियर? या नीचे लिख दे? हाँ सर। समझ में तो आ ही रहा होगा ना, हम डिक्टेट कर रहे हैं तो। ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? मतलब तुम एक मैट्रिक्स निकाल लो ए प्लस बी, मतलब एक कोई मैट्रिक्स है जो दो मैट्रिक्स का सम है, ठीक है ना। तो उसका अगर हम ट्रेस निकालेंगे, तो तुम अलग से पहले मैट्रिक्स ए का ट्रेस निकाल लो, फिर अलग से मैट्रिक्स बी का ट्रेस निकाल लो, फिर दोनों का ऐड करो, ठीक है। वो इक्वल आएगा अगर तुम ए प्लस बी मैट्रिक्स को पहले ही ऐड कर चुके हो, फिर उसका ट्रेस निकालो, ओके। मैट्रिक्स ऐड कैसे होता है? हाँ, ऐड हम एडिशन पे आ रहे हैं अभी जस्ट इसका नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन वगैरह पे, तो एडिशन पे भी जस्ट आएंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए बस प्रॉपर्टी को दिमाग में रखो कि ऐसा होता है कि अगर ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, तो वो ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी को लिख सकता है। बस दिमाग में रखो, आगे भी थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा। एडिशन पे आएंगे तो थोड़ा देर में भी समझ में आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट हो गया ट्रेस ऑफ लैम्डा ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ बी। मतलब किसी एक मैट्रिक्स में अगर कोई एक स्केलर मल्टीप्लाइड है, ठीक है, कोई एक मैट्रिक्स में जिसमें कोई स्केलर मल्टीप्लाइड है, तो उसको हम स्केलर को बाहर निकाल सकते हैं, फिर ट्रेस निकाल सकते हैं, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। मतलब एक मेरे पास मैट्रिक्स है जो लैम्डा टाइम्स ऑफ ए है, उसका तुमने ट्रेस निकाल लिया, और सेकंड टाइम तुमने क्या किया, पहले ट्रेस को निकाल लिया, पहले मैट्रिक्स का ट्रेस को निकाल लिया, फिर तुमने लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, ओके। ये सब थोड़ा भी आगे समझ में आएगा, जब हम लैम्डा टाइम्स ए ये सब कैसे निकालेंगे समझ में आएगा। अभी के लिए बस दिमाग में रखो ये सब चीजें, ओके। तीसरा है कि ट्रेस ऑफ AB is equal to trace of BA. Trace of AB is equal to trace of BA. Okay. तो क्या है कि अगर हम कोई दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिए AB, ठीक है, और फिर से तुमने कोई दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया BA, ठीक है, तो दोनों का ट्रेस इक्वल आएगा, ठीक है। ओके, काफी सिंपल सा प्रॉपर्टी है, उसका यूज आएगा, प्रॉपर्टीज का यूज आएगा, ठीक है। जब क्वेश्चन करवाएंगे, एक दो क्वेश्चन करवाएंगे, बेटर वे में समझ में आ जाएगा और अच्छे से क्लियर। सर वीडियो पॉज हो गया। सर ऑडियो भी नहीं आ रहा। कुछ बोल नहीं रहे हैं। सर एक डाउट था सर। हाँ बोलो। सर मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज और डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज होता है सर? एक मिनट रुको एक मिनट। ओके, बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है सबको दिख रहा है? हाँ सर। ओके, हम डिक्टेट कर रहे हैं। सिंपल है, ये कुछ नहीं है, सिंपल डेफिनेशन है। रियल मैट्रिक्स पहला लिखा हुआ है रियल मैट्रिक्स, दूसरा लिखा है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, ओके। तो रियल मैट्रिक्स क्या होता है? रियल मैट्रिक्स कुछ नहीं है जिसका सारा एलिमेंट्स क्या होगा, रियल होगा, उसको बोलेंगे रियल मैट्रिक्स। एंड कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, जिसका एक भी एलिमेंट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मतलब जिसका एक भी एलिमेंट्स में कुछ भी इमेजिनरी टर्म्स तुमको दिख जाएगा, जैसे कोई एक एलिमेंट हो गया 2i या 2 + i, कुछ भी, उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोलेंगे। एंड अगर सारा का सारा एलिमेंट्स है वो रियल रहा तो क्या बोलेंगे, रियल मैट्रिक्स बोलेंगे। इसमें कुछ है नहीं, ओके। अभी तक वीडियो क्लियर नहीं आया? सर आ रहा है सर। आ रहा है सर। ये तो सिंपल तो डेफिनेशन था, ओके।
So properties of determinant और properties of matrices में कुछ similarities है? नहीं, बहुत कुछ अलग है, वो सब पे आएंगे, वो सब बहुत आगे की चीज है, ठीक है, वो सब पे आएंगे, आगे का चीज है वो सब। नेक्स्ट है सब मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो है क्या है, सब मैट्रिक्स। अब सब मैट्रिक्स क्या है, तो सब मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि सपोज कोई भी एक मैट्रिक्स है तुम्हारे पास 3 2 0 4 -1 3 9 7 4, एक तुम्हारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो सब मैट्रिक्स क्या होता है, सब मैट्रिक्स का मतलब है कि तुम किसी भी रो एंड किसी भी कॉलम पे एलिमिनेट कर दो, उसके बाद जो तुम्हारे पास मैट्रिक्स बचेगा उसको बोलेंगे सब मैट्रिक्स। अब बहुत अलग अलग तरह से तुम कर सकते हो, है ना, बहुत सारा पॉसिबिलिटीज हो सकता है। क्या, जैसे मान लो मैंने इस रो को एलिमिनेट कर दिया, इस कॉलम को एलिमिनेट कर दिया एंड इस रो को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, क्या बच रहा है, जो एलिमेंट्स बच रहा है वो सब बताओ, क्या बच गया, 3094 3094। तो ये एक सब मैट्रिक्स हो गया, इसको बोल देंगे सब मैट्रिक्स ऑफ ई, सब मैट्रिक्स ऑफ ई, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, मान लो दो को हटा दे रहे हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, दो कॉलम्स को हटा दे रहे हैं, तो अभी भी जो बच रहा है क्या बच जा रहा है, 3 और 9, 3 और 9, तो ये भी एक सब मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। ऐसा करके बहुत सारा तुम अलग अलग केस कर सकते हो कि तुमने दो रो को हटा दिया, तुमने दो रो को हटा दिया, तो जो बच रहा है एक कॉलम वो भी एक सब मैट्रिक्स हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो सब मैट्रिक्स क्या होता है, अगर तुम एक कॉलम या एक रो या एक से ज्यादा भी कर सकते हो और तुम एलिमिनेट कर देते हो तो जो बचेगा उसको बोलते हैं सब मैट्रिक्स, ओके। इसका भी बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन फिर भी सब मैट्रिक्स टर्म्स कभी कभी यूज आता है बीच बीच में क्वेश्चन में, तो इसलिए जान के रखो। सब मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स से अगर तुमने एक कॉलम या एक रो या उससे ज्यादा भी अगर तुमने एलिमिनेट कर मतलब एलिमिनेट कर दिया तो उसके बाद जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे, सब मैट्रिक्स, ओके। अगर सारा एलिमिनेट करने से तो कुछ नहीं बचेगा सर। सारा एलिमेंट नहीं कर सकते हो ना, एटलीस्ट एक एलिमेंट तो तुमको रखना ही पड़ेगा, एक एटलीस्ट एक तो रखना ही पड़ेगा। मान लो मैंने इस रो को भी एलिमिनेट कर दिया तो क्या बच रहा है, सिर्फ एक बच रहा है, तो ये भी एक सब मैट्रिक्स हो जाएगा, एटलीस्ट एक तो रखना पड़ेगा ना, सबका सब नहीं हटा सकते। यस सर। तो ये बस सिंपल डेफिनेशन है, कुछ नहीं है। कभी कभी बीच में क्वेश्चन के बीच में तुमको दिख जाएगा, तो ये ना हो कि यार सब मैट्रिक्स क्या होता है ना, ये पता होना चाहिए। जैसे नोट्स में काफी अच्छे से डेफिनेशन वगैरह लिखवाया हुआ है, तो देख लेना अच्छे से, ठीक है। अभी बस हम बता दे रहे हैं चीज को, सिंपल चीज है, इसलिए बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे इस पर। अगला जो टर्म है वो आता है सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगला जो टर्म है वो सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो अगर मान लो कोई एक मैट्रिक्स है, इफ ए इज अ मैट्रिक्स, ए अगर कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 हो जाएगा, अगर उसका हम डिटरमिनेंट निकाल के अगर 0 आ जाएगा, अभी डिटरमिनेंट पे वैसे तो आया नहीं है लेकिन फिर भी ये टर्म यूज आता है, आगे भी यूज आएगा, तो अभी से ये टर्म को पहले बता के रख दे क्योंकि बहुत ज्यादा आगे यूज आने वाला है, ठीक है। इसलिए बस जान के रखो कि यार सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, अगर उसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, ए जो है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ए जो है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ओके। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे कि वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। उसी का ऑपोजिट अगर 0 नहीं आ जाएगा, अगर किसी मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है, अगर उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, इज नॉन सिंगुलर, ओके। काफी सिंपल है, कुछ नहीं है, बस सिंपल टर्म्स है। आगे जब इसको डिटरमिनेंट में जब जाओगे तो आगे बहुत ज्यादा इसका यूज आएगा, ओके। अभी मैट्रिक्स भी इनफैक्ट पढ़ेंगे तो आगे अभी बहुत ज्यादा यूज आने वाले हैं, इसको पहले से थोड़ा सा आइडिया दे दिए कि क्या होता है, इसलिए सिंपल टर्म में याद ही रहेगा कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा तो उसको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके। सिंपल है, कुछ नहीं है। सर एक बार फिर से बोलिए ना। अगर किसी एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, तुम लोग को डिटरमिनेंट निकालना आता है ना, चलो ठीक है, एक मैट्रिक्स दे रहे हैं तुम लोग को, ये हम एक मैट्रिक्स दे दिए, एक मैट्रिक्स मैंने दे दिया, ठीक है, 2 4 3 6। अब बताओ इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0। इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 आ गया तो उसको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, हो गया। जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आएगा उसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके। ठीक है, समझ में आ रहा है। यस सर।
अभी भी बेसिक पे ही चल रहा है, ठीक है। अभी आगे जाके बहुत अच्छे चीज आने वाला है, अभी भी बेसिक पे ही चल रहा है। अभी एडिशन आएगा, सब्ट्रैक्शन आएगा, वो सब काफी इजी चीज है, तो उन सबको बताते हैं जल्दी जल्दी। देखो फिर आता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। सर वीडियो रुक गया है। पॉज हो गया। तो वीडियो पॉज हो गया। पॉज हो गया है। ओके, ऑडियो क्लियर आ रहा है ना? सर वीडियो चलेगा तो बोल देना, ओके। चल गया, स्टार्ट हो गया सर। स्टार्ट हो गया, चलो देखो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, मतलब हम दो मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलेंगे? तो दो मैट्रिसेस को इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? सबसे पहला कंडीशन क्या होना पड़ेगा? ऑर्डर सेम होना चाहिए। एग्जैक्टली, दोनों का ऑर्डर तो सबसे पहले सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर ही सेम नहीं होगा तो दो मैट्रिक्स से इक्वल होने का चांसेस ही नहीं है ना। अगर मान लो एक ऑर्डर 2x3, एक ऑर्डर 3x2, तो ऑब्वियसली वो लोग इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि एक में 2 रो है, एक में 3 रो है, एक में 2 कॉलम है, एक में 3 कॉलम है, तो इक्वल हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो दो मैट्रिसेस को हम इक्वल कब बोलेंगे? जब पहला क्या होगा? ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस आर इक्वल, ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस आर इक्वल। सबसे पहला जो कंडीशन है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा? जब दोनों का दोनों ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। एंड दूसरा क्या कंडीशन है? कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स of both the matrices must be equal. कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, है ना। और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? सपोज मैंने दो मैट्रिक्स ले लिया, एक मैट्रिक्स ए है मेरे पास, एक बी है, 2 4 0 3 2 4 0। अब देख रहा है ये दोनों का दोनों मैट्रिक्स सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि इसका भी ऑर्डर 2x3 है, इसका भी ऑर्डर 2x2 है, ठीक है। 2x2 है इसका भी ऑर्डर, इसका भी ऑर्डर 2x2 है। सबसे पहला ऑर्डर तो सेम आ गया। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब a11 इसका, a11 इसका भी सेम, a12 इसका भी a12 सेम, a21 इसका, a21 सेम, a22 सेम, a22 सेम। तो अब हम बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी इक्वल मैट्रिसेस है ना। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी क्या है? इक्वल मैट्रिसेस है ना। काफी सिंपल है। 10th में तुम लोग पढ़े हो, आईसीएसई में तो ये सब पढ़े ही होंगे, है ना। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन वगैरह पढ़े हो, सीबीएसई वाले लोग नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसलिए बताना जरूरी है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ना। काफी सिंपल चीज है, कुछ नहीं है। पहला क्या है? ऑर्डर दोनों मैट्रिसेस का क्या होना चाहिए? ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। और दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो समझ में आ गया होगा, इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, है ना। a11 इसका इक्वल होना चाहिए, a12 इसका, a12 इक्वल, a21 a22 a22, सबका सब इक्वल है। फाइनली हम लोग बोल सकते हैं क्या कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी क्या है? इक्वल है। ओके, एक तो क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तुम्हारे पास, ठीक है। ये तुम्हारे पास दो मैट्रिक्स दे दिया, मैट्रिक्स ए दे दिया और मैट्रिक्स बी दे दिया, ठीक है। बोलता फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एंड y दीस टू मैट्रिसेस आर इक्वल। x का और y का हम क्या क्या वैल्यूज डालेंगे, ये दोनों का दोनों मैट्रिक्स क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। बताओ, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। x is equal to -2, हाँ, x is equal to -2, x का वैल्यू -2 आ रहा है। सर नहीं 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 है सर। 2 और y का वैल्यू क्या आ रहा है गाइस? सोच समझ के, जल्दबाजी मत कर देना। y का वैल्यू क्या आ रहा है? 2, y का वैल्यू 2 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है। सर y तो दो वैल्यू आ रहा, 2 और y 1। का वैल्यू 3 नहीं आ रहा है। सर 1 2 3 2 आ रहा है, तो कॉमन 2 ले लिए। एग्जैक्टली देखो y का
जब तुम दो इक्वेशन लोगे ना, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल, एग्जैक्टली देखो जो कॉमन रहेगा उससे लेंगे ना। अगर बोल रहा है कि ए और बी मैट्रिक्स इक्वल है, ये दिया हुआ है, इज गिवन कि ए और बी मैट्रिक्स इक्वल है, तो एक्स एंड वाई का क्या वैल्यूज होना चाहिए। अगर मुझे पता है कि दो का दो मैट्रिक्स इक्वल है तो ऑब्वियसली दोनों का ऑर्डर तो सेम ही होगा, वो तो दिख रहा है 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इसका पहला एलिमेंट x + 1 और इधर ये x + 3। सबसे पहले इन दोनों को तो मैंने इक्वेट कर दिया, ठीक है। a11 a11 दोनों की इक्वल होना चाहिए। इससे क्या मिल जाए, x मुझे 2 मिल गया, ठीक है। x को तो काम हो गया। और फिर क्या करेंगे, 3y और y² प्लस, अब देखो मैक्सिमम कुछ लोग ऐसा गलती कर सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना कि कुछ लोग क्या करेंगे, मुझे x और y निकालना है ना, x तो निकल गया, y तो यहाँ से मिल ही जाएगा। क्या करेंगे, 3y = y² + 2, ठीक है, इसको एक साइड ले आएंगे एंड फाइनली ये y - 1 * y - 2 = 0। तो फाइनली यहाँ से लिख देंगे y का वैल्यू 1 और 2, ठीक है। देख लेंगे चलो x भी मिल गया, y भी मिल गया, आगे बढ़ जाएंगे। तो ये मत कर देना, ठीक है, ये सिलेबस हो सकता है, तुमने इसे तो देख लिया, ठीक है। बाकी सबको करना है, सबको इक्वेट करना है, जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है सबके सबको इक्वेट करना है ना। इसको भी करना है, ये तो ऑलरेडी इक्वल, इसमें कुछ नहीं करना है। फिर ये और ये देखो अलग इक्वेशन दे रहा है ना। अगर ये और ये भी तुम्हें सेम इक्वेशन देता तो अलग चीज होता, ठीक है। बट ये और ये भी क्या दे रहा है, अलग इक्वेशन दे रहा है ना। a22 और a22 अलग इक्वेशन दे रहा है, तो मुझे इसे भी कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। y का दोनों वैल्यूज नहीं होगा, देखते हैं क्या हो जाएगा। y² - 5y = -6। यहाँ से मैं y का वैल्यू 2 और 3 मिल जाएगा, y का वैल्यू 2 और 3 मिल जाएगा, और यहाँ से y का वैल्यू 1 और 2 मिल गया। तो हम किस वैल्यू को लेंगे, हम सारा वैल्यू को क्यों नहीं ले रहे, क्यों नहीं सारा वैल्यू को ले रहे हैं, 1 2 3 सबका सब वैल्यू होगा सर 3 लेकिन सर अगर सारा वैल्यू को लेंगे तो जैसे अगर 3 को लेते हैं तो 3 पहला कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो उस केस में मैट्रिसेस इक्वल नहीं निकलेगा। और ऐसे एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सिद्धांत ने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम सारे वैल्यूज को ले लेंगे, है ना, 1 2 3, अगर हम सारे वैल्यू को ले, सपोज मैंने y का वैल्यू को 1 भी ले लिया, ठीक है, तो y का वैल्यू को 1 लेने पे ये दोनों तो इक्वल आ जाएगा, 3y और y² + 2 ये दोनों तो इक्वल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन y का वैल्यू 1 लेने पे ये दोनों इक्वल नहीं आएगा। देखो a22 और a22 दोनों इक्वल नहीं आएगा, इसलिए y का वैल्यू 1 को नहीं ले सकता, इसलिए मुझे दोनों का कॉमन वैल्यूज को लेना पड़ेगा। क्यों कॉमन वैल्यू को ले रहे हैं, ताकि ये दोनों सेटिस्फाई हो, मतलब a12 ये भी मतलब a12 दोनों की इक्वल होगा, ठीक है, और a22 भी दोनों की इक्वल हो जाएगा जब हम दोनों का कॉमन वैल्यूज को ले लेंगे। अगर मान लो कोई भी कॉमन वैल्यूज नहीं आता तो क्या बोलते हैं, अगर कोई भी कॉमन वैल्यूज नहीं आता तो क्या बोलते हैं कि किसी भी y के वैल्यू के लिए मतलब कभी भी ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो ही नहीं सकता। अगर मान लो कुछ और ऐसा इक्वेशन दे देता जिसमें तुम्हें कोई भी कॉमन वैल्यूज नहीं मिलता, तो क्या बोलते हैं, किसी भी y के वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अंडर एनी कंडीशन ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगा। ओके सर वीडियो पॉज हो गया, वीडियो पॉज, ऑडियो सब कुछ सुनाई दे रहा है ना, क्या बोल रहे हैं सर अगर मतलब कि अगर y का कोई भी वैल्यू अगर कॉमन नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि y पे डिपेंडेंट नहीं है कि कोई भी y का वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। नहीं, कोई भी y का वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब तुम यहाँ पर y का वैल्यू को तुम कुछ भी डाल दो, तुम्हारा ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो ही नहीं सकता है। ओके सर वीडियो स्टार्ट हो गया सर, वीडियो स्टार्ट हो गया, सबको समझ में आ गई ये चीज, काफी सिंपल चीज है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला जो है, अगला टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, जो लोग पढ़े हुए हैं 10th में वो लोगों को पता होगा कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, कैसे करते हैं। अच्छा बताओ कि किसी भी दो मैट्रिसेस को ऐड किया जा सकता है क्या, कोई भी दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं? हाँ कोई यस सर, तो नहीं, बट वही 2 मैट्रिक्स को या 3 मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं जिसका ऑर्डर सेम है। एग्जैक्टली, ऑर्डर सेम होना चाहिए, है ना। देखो अगर मान लो कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, सपोज 2 0 -1 3, एंड कोई मैट्रिक्स है तुम्हारा 2 0 4 फिर 0 9 3, कुछ भी सपोज, ठीक है ना। क्या हो गया, रोज 2 2 क्रॉस 3। इसे अब हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। अब देखो जो भी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होता है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, पहला कंडीशन तो है कि दोनों का जो रो है दोनों का रो सेम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एडिशन कैसे करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं।
तो तुम जब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने जाओगे तो इससे इसके साथ तो ऐड कर दोगे, इससे इसके साथ भी ऐड कर दोगे, आप इस एलिमेंट को किसके साथ ऐड करोगे, है ना। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी हम दो अलग अलग ऑर्डर वाले मैट्रिसेस को ऐड करें। ओके, आई होप ये काफी इजीली समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहे हैं चीज। सबसे पहला कंडीशन है कि दोनों का ऑर्डर तो सेम होना पड़ेगा। दोनों में अगर हम दो मैट्रिक्स को, सपोज कोई ए मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, एंड कोई बी मैट्रिक्स है ई क्यू आर कुछ भी एक्स वाई जेड, ठीक है। अब अगर मुझे इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्या दोनों का ऑर्डर सेम है, क्या दोनों का ऑर्डर यहाँ पर सेम है। तो हाँ, ऑर्डर सेम है। इसका कितना रोज और कितना कॉलम्स है, 2 रो है 3 कॉलम है, 2 रो है 3 कॉलम, ठीक है। तो दोनों का मुझे ये दिख गया कि हाँ दोनों का तो ऑर्डर तो सेम है। अब हम ऐड कर सकते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऑर्डर को सेम कर दो और कुछ नहीं है। ऑर्डर अगर सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, अगर ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, है ना। ए को ऐड करते हैं पी के साथ, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस पी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, बी प्लस क्यू हो जाएगा, सी प्लस आर, सी प्लस आर हो जाएगा, हो गया, ऐसे करके सब निकल जाएगा। फिर डी प्लस एक्स हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ई प्लस वाई हो जाएगा, एंड सिमिलरली एफ प्लस जेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये करने से मेरा जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका भी ऑर्डर चेंज नहीं होगा। ये चीज को ध्यान रखना कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से ऑर्डर ऑब्वियसली चेंज नहीं होगा, है ना। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज आप ध्यान दोगे ना, जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिसेस को ना, तो ऑर्डर चेंज हो जाता है। जब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या होगा, तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो नया मैट्रिक्स बनता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बाद, उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता है, ठीक है। और एडिशन तो समझ में आ ही रहा होगा कितना सिंपल है, कुछ नहीं है, सबका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैंने ऐड कर दिया और कुछ नहीं, ओके। अब आई होप इसका कोई क्वेश्चन करवाने का जरूरत नहीं है, काफी सिंपल चीज है। क्या है, यहाँ पर हम कुछ वैल्यू को डाल देंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर कुछ वैल्यू को डाल देंगे, बोलेंगे ऐड करो, क्या है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन पे करवाने का रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ओके। काफी सिंपल सा चीज है ये। देखो गाइस, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। एग्जाम में अगर मेंस एडवांस में अगर क्वेश्चन आएगा या स्कूल एग्जाम में भी एडिशन से तो क्वेश्चन नहीं देगा, इतना सिंपल तो नहीं पूछेगा, ओके। क्वेश्चन अगर पूछेगा तो मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पर फिर भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको जानना भी जरूरी है, ठीक। अगर आता है सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, दो मैट्रिसेस को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे दो मैट्रिसेस को, कुछ नहीं है, सिंपल है काफी। जैसे ए बोल दिया है, कुछ भी है, सपोज ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। मैट्रिक्स बी बोल दिया है एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ठीक है। अब बोल रहा है कि दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करो, तो दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है मतलब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ एक, मतलब एक का नेगेटिव के साथ एडिशन कर देंगे। लेकिन यही ना मेरा a माइनस बी आ जाएगा, है ना। इसका नेगेटिव के साथ हम ऐड कर देंगे तो वही आ जाएगा ना, समझ में आ रहा है, a माइनस बी आएगा। तो मुझे मैट्रिक्स ए तो मुझे पता है, मैट्रिक्स ए क्या है, ए बी सी एंड डी ई एफ, ठीक है। अब उसको माइनस बी के साथ ऐड करेंगे, तो बी का तो मुझे बी मैट्रिक्स तो मुझे दिख रहा है, तो माइनस बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, माइनस बी मैट्रिक्स मतलब सबका सब एलिमेंट में माइनस डाल दो, सबका सब एलिमेंट में माइनस डाल दो, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर, ठीक है। अब इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, दिख रहा है, जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो क्या हो जाएगा, जो एलिमेंट्स आएगा a माइनस एक्स b माइनस वाई c माइनस जेड d माइनस p e माइनस q एंड f माइनस r। समझ में आ ही रहा होगा, है ना, काफी सिंपल है ये, ओके। वीडियो क्लियर आ रहा है ना, यस सर, वीडियो क्लियर है सर। चलो ठीक है, अभी क्वेश्चन दे रहे हैं उसको बनाना। सर डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करने में प्रॉब्लम क्या है सर, क्या मतलब कि कर सकते हो, अरे कर सकते हो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन का कोई दिक्कत नहीं है, बस बोल रहे कि सब्ट्रैक्शन क्या है, कुछ नया चीज नहीं है, वही एडिशन कोई हम लोग थोड़ा सा घुमा के लिख देंगे तो वही सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, बस वही बोल रहा है। डायरेक्ट भी करो बात वही है, सेम बात पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन लिखो। पहले बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, रफ में ही करना है, ठीक है ना। सर वीडियो पॉज हो गया।
ओके ठीक है। सर इसका कोई जुगाड़ नहीं मिला? इसका इसी का सर वीडियो पॉज हो जा रहा है। वीडियो पॉज हो जा रहा है यार, वो तो नेटवर्क इशू ही हो रहा है। नेटवर्क इश्यू आपका इसलिए मिस आपका नेटवर्क कनेक्शन स्टेबल है, बट क्योंकि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। हाँ वो तो है। स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो गया। ओके क्वेश्चन को लिखो। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इफ ए कॉमा बी, ठीक है, फिर है बी कॉमा सी एंड सी कॉमा ए आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। ये सब रूट्स है, इसका रूट्स है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ लिखेंगे तो दिखेगा ना, यहाँ पर ऊपर लाइन पे लिखेंगे तो दिखेगा ना सर बीच में एक डॉट है सर, मतलब लाइट का। हाँ डॉट नहीं है, थोड़ा बड़ा है। सर हाँ डॉट डॉट को दिख रहा है। हाँ कहीं डॉट दिख रहा है क्या? बस सेंटर है, बस और कुछ नहीं। ठीक है सर, ठीक है, दिख रहा है। ठीक है सर, आप लिखिए वहीं। ओके तो पहले वाले इक्वेशन का रूट है a कॉमा b, दूसरे वाले का b कॉमा c, तीसरे वाले का c कॉमा a, ठीक है ना। रेस्पेक्टिवली करके लिख देता है। रेस्पेक्टिवली वो सब रूट्स है, these are respectively the roots. Okay, then you need to find a square plus c square ठीक है। दो मैट्रिक्स का एडिशन निकालना है तुम्हें। जल्दी से बताओ आंसर, काफी सिंपल क्वेश्चन है। बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए, गलत नहीं आना चाहिए। देखो बना दो। इसमें बहुत सारा आंसर पॉसिबल नहीं होगा सर। नहीं नहीं, एक ही आंसर पॉसिबल होगा, बहुत सारा नहीं पॉसिबल होगा। मतलब कि जैसे कि अगर फर्स्ट इक्वेशन का नहीं पॉसिबल होगा, दिमाग लगाओ, दिमाग लगा के सोचो। बोल रहे नहीं पॉसिबल, थोड़ा दिमाग लगाओ, खुद से एलिमिनेट करो क्या हुआ क्या नहीं, उससे सोचो फिर तो बताएंगे। एक बार खुद हम को क्या पूछ रहे कि जैसे कि अगर फर्स्ट इक्वेशन है उसका रूट्स है a, b। हम समझ गए तुम क्या सोच रहे हो, ठीक है। तुम हम बोल रहे हैं कि खुद से सोचो उसको, हम समझ रहे हैं तुम्हारा डाउट क्या है, हम उस चीज पे आएंगे, उसको डिस्कस करेंगे, बट अभी पहले खुद से सोचो। समझ गया सर। बोले ना, कुछ समझ जाओगे। थोड़ा पेशेंस रखा करो, तुमने पेशेंस नहीं है, पेशेंस रखो, थोड़ा हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सोचो आ जाएगा। किसी का आंसर आया क्या? सर 36 4 34 26। क्या रहा है? सर 36 4 हाँ 34 26। 26 नहीं है, चेक करो आखिरी वाले। 36 4 4 और आखिरी वाला एलिमेंट
36 4 4 16 हाँ 36 4 4 16 हाँ या करेक्ट। ये किसका आंसर है? सौरभ का। सर मेरा भी 36 4 4 16। या करेक्ट, करेक्ट आंसर है बिल्कुल। ये सब है कि स्कूल लेवल में पूछ सकता है या मेंस में पूछ सकता है, ठीक है। ये सब मेंस लेवल में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल लॉजिक लगाना है, कुछ नहीं है। मेंस लेवल तक ये सब आ सकता है, या फिर स्कूल नंबर में ये स्कूल में हो सकता है कि 4 नंबर में पूछ दे, या फिर मेंस में पूछ सकता है। ओके, तो सिंपल ही क्वेश्चन है। देखो पहला जो है, पहला जो इक्वेशन इसका रूट्स क्या क्या आ रहा है? 1 और 3 आ रहा है। यस पहले का सर। रूट आ रहा है 1 और 3, दूसरे का क्या जा रहा है 3 और 5। तो देख के पता चल रहा है इसका रूट 1 और क्या जा रहा है, ये 1 और 5 आ रहा है क्या? हाँ 1 और 5 आ रहा है, ठीक है। अब इसका रूट्स को बोला था a, b है, इसका रूट्स को बोला था b, c है, एंड इसका रूट्स को बोला था c, a है, ठीक है। अब देखो a b यहाँ पर भी है, a और b। अब देखो a यहाँ पर दो जगह है, सर वीडियो रुक गया। वीडियो रुक गया है। Yes, sir. सर ऑडियो भी रुक गया। हम कुछ बोल नहीं रहे इसलिए ऑडियो रुक गया है। ऑडियो नहीं रुकता, एक्चुअली रिकॉर्ड करने के कारण हो रहा है, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, क्लाउड पे स्टोर भी हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा लैग कर रहा होगा। तो ये हो जाएगा तो बोलना। सर ठीक हो गया। ठीक हो गया, ओके। तो ये बोल रहे थे, देखो पहले वाले का रूट है 1, 3, लास्ट वाले का 1, 5। अब पहले वाले का रूट बोला था a और b है, दूसरे वाले का बोला था a और c है, ठीक है। उसमें a 2 बार दिख रहा है, a 2 बार दिख रहा है, तो कौन सा वैल्यू 2 बार यहाँ पर दिख रहा है? पहले और थर्ड में देखो a 2 बार, a b और बोला c और a इसका रूट्स है, तो इसमें कौन सा 2 वैल्यू, कौन सा वैल्यू 2 बार दिख रहा है? 1। तो a मुझे यहाँ से 1 मिल गया, है ना। फिर यहाँ पर देखो a और b यहाँ पर है, b और c यहाँ, मतलब b यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर कौन सा वैल्यू 2 बार है रिपीटेड? 3 है ना। इस साइड क्या है? 3 है, ओके। एंड इसमें देखो b, c और c, a, इसमें c 2 बार रिपीटेड है, एंड इधर तो कौन सा 2 वैल्यू 2 बार रिपीटेड है? 5। यहाँ पर c मिल गया मुझे, a, b एंड c तीनों का तीनों वैल्यू मिल गया। सर फिर से पॉज हो गया। ओके, सर वो सब तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना, a प्लस सी का होल हाँ। स्क्वायर m का होल स्क्वायर। कर सकते हो, बट यहाँ पर मान लो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ जाता, ऐसा कुछ यहाँ पर एक्सप्रेशन आ जाता, यहाँ पर तुम्हें एग्जैक्टली a, मतलब ऐसा कुछ आ जाता, मतलब a b c का सम निकालना रहता या a माइनस b निकालना रहता। तो इन दैट केस एग्जैक्टली निकाल देना, मेरे लिए कंफर्टेबल था। एग्जैक्टली दिख तो रहा था a क्या है, b क्या है, c क्या है, ओके। तो उसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद जो दो मैट्रिसेस का एडिशन है उन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करो ना, सबका वैल्यू को डाल दो, कुछ नहीं है बस। उसके बाद है ना, यस स्टार्ट हो गया वीडियो। ले हो गया ना, ओके। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों को जब ऐड करेंगे a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ac, तो ये a प्लस c का होल स्क्वायर बन जाएगा ना। उसके बाद जब स्क्वायर इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या हो गया, a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। एंड b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, ये क्या हो जाएगा, b माइनस c का होल स्क्वायर हो गया। एंड a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, तो क्या हो जाएगा, a माइनस c का होल स्क्वायर हो गया। क्या समझ में आ रहा? a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ac पहला टर्म आएगा, a प्लस c का होल स्क्वायर हो गया। फिर दूसरा टर्म को जब ऐड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। फिर ऐसे ही सेम b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, तो आ गया b माइनस c का होल स्क्वायर। एंड a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac आ गया a माइनस c का होल स्क्वायर। सबका वैल्यूज भी पता है, a b c का वैल्यूज पता है, वैल्यू को डाल दो, ये आ जाएगा 36 4 4 16, ओके। ऑलमोस्ट सबसे बनी किया होगा, सिंपल क्वेश्चन था कॉम्पिटिटिवली। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, रब करते हैं ऐसे। सर आप कल जो नोट्स भेजे थे उसमें एक तो स्टार मार्क करके पॉइंट लिखे थे, मैट्रिसेस इज डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड कौन सा ब्रैकेट था सर? हाँ, सर दूसरा वाला ब्रैकेट कौन सा था सर? बात है a प्लस, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार लिखो सब लोग पहले, a प्लस 2b, ठीक है। a प्लस 2b एक मैट्रिक्स दे दिया है, 1 2 0 6 -3 3
दिख रहा है ना सबको, लेटेस्ट दिख रहा है ना सबको? यस सर। -5 3 1, ठीक है। ये दीजिए a+2 b, एक मैट्रिक्स दे दिया है। दूसरा दिया हुआ है 2a - b, 2a - b और एक मैट्रिक्स दे दिया है। वो क्या है? वो है 2 - 1 2 - 1 5 2 - 1 5 2 - 1 6 and 0 1 and 2. Then you need to find trace of A minus trace of B. ये तुम्हें निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा होल्ड करो, इसको लिख के रख लो एक पेज में। उसके पहले हम और एक क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले उसको करो, इसको लिख के रख लो, इसके बाद करना है। इसके नीचे मैं पहले और एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको करना है। इसको लिख के रखो, इसके बाद करना। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बाद में करना है। इससे पहले और एक क्वेश्चन दो। मैं x एंड y मैट्रिसेस निकालना है, ठीक है। x - y मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 - 3 0 and 3 3 2। x - y मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा है x + y दिया हुआ है, ठीक है। x + y दिया हुआ है, x + y क्या है? 4 1 5, ठीक है। 4 1 5 and -1 4 -4, ये तो दिया हुआ है, ठीक है। अब तुम्हें x और y दोनों मैट्रिसेस निकालना है। मैं दोनों मैट्रिसेस निकालना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाओ, सबसे पहले इसको बनाना है, फिर इस पे आना है। पहले इसको बनाओ, जल्दी से बताओ x मैट्रिक्स क्या है, y मैट्रिक्स क्या है? सर 7/2 -1 5/2 1 7/2 -1 है। क्या है x मैट्रिक्स क्या है? 7/2 -1 5/2 1 7/2 -1। क्या करेक्ट है? सही है सिद्धांत। सर सेम आ रहा। ओके करेक्ट, ठीक है, वेरी गुड। जिन लोगों से बन गया बहुत अच्छी बात है। किसी से नहीं बना है, कुछ नहीं करना है, दोनों को सबसे पहले तो ऐड कर दो। ये इक्वेशन 1 है मान लो, इक्वेशन 2 है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो एलएचएस में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? x - y + x + y, तो y कट जाएगा, 2x आ गया। एंड जब आरएचएस में ऐड करेंगे तो दो मैट्रिसेस का एडिशन पॉसिबल है, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। तो ऐड करो, क्या आ जाएगा? देखो 3 + 4 आ गया 7 -3 और 1 ये आ गया 2, फिर 0 और 5 ये आ गया 5, इधर आते हो 3 और -1 ये आ गया 2, 3 और 4 ये आ गया 7 एंड 2 और -4 ये आ गया -2। x बाई ये 2x मिल गया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम 2 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 2 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, तो इधर मुझे क्या मिल जाएगा? इधर x मिल जाएगा, इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ हो जाएगा। अब हाफ क्या बोले थे? अगर बाहर अगर कुछ मल्टीप्लाई का मैट्रिक्स है तो क्या होगा? सारे एलिमेंट में चला जाएगा ना, सारे एलिमेंट पे चला जाएगा। थोड़ी देर पहले ही बताए थे कि जब माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे थे, याद है? माइनस को जब माइनस को मल्टीप्लाई किए थे -b में, याद करो, तो क्या हुआ था? -1 सब में मल्टीप्लाई हो गया था, है ना। यहाँ पर बाहर में यहाँ पर कुछ भी स्केलर अगर है 1/2, तो 1/2 क्या होगा? सब में आ जाएगा। ये 1 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। x मैट्रिक्स मुझे मिल गया। x अगर मिल गया तो यहाँ पर x को डाल दो तो y मिल जाएगा। x को यहाँ पर डालो एंड इसको इधर ले आओ, y को उधर ले चल जाओ तो y मिल जाएगा। y बताओ, जल्दी से, सिंपल है। y बताओ क्या वाला है? 5/2 -2 -1 या करेक्ट, करेक्ट है सिद्धांत। y सब लोग निकाल लो। देखो y का ये आना चाहिए, मैं आंसर लिख दे रहा हूं। जिन लोगों से ये बन गया है इसको बनाओ, ये जिन लोगों से बन गया है इसको बनाओ। सर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 2 है। देख रहा रुको, वेट, y को देखो, y का ये वैल्यू है ना सबका, यस y सर, का ये वैल्यू आएगा। यस सर।
हाँ, इसका आंसर क्या आ रहा है? 2 इसका आंसर क्या आ रहा है? सर जीरो आ रहा। 2 आ रहा सर, 2 जीरो जीरो एक का आंसर जीरो आया। जीरो किसका आया? मेरा सर यश। यस, यस का आंसर जीरो आ रहा है एंड सिद्धांत का आंसर 2 आ रहा है। दोनों लोग एक बार चेक करो तो अच्छे से, एक बार दोनों लोग चेक करो अच्छे से। a प्लस 2b मतलब एक मैट्रिक्स को लिया, दूसरा मैट्रिक्स को लिया, उसमें 2 मल्टीप्लाई किया, दोनों का ऐड किया तो ये आया। ठीक है, 2a माइनस b, जो मैट्रिक्स a था उसमें 2 मल्टीप्लाई किया, उससे मैट्रिक्स b को माइनस कर दिया तो एक नया मैट्रिक्स बनना जो ये आ रहा है। ठीक है, अब तुम्हें बोल रहा है कि ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b निकाल। ठीक है, जल्दी से बनाओ इसको, ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा अच्छा है। सर 2 आ रहा। 2, ओके, स्वर्णिम का भी 2 आ रहा है, बाकी लोग? सर 2 आ रहा है। 2 आ रहा है, ओके, बाकी और? ओके, दिवारा का भी आंसर 2 आ रहा है। ओके, वेरी गुड। अगर ये क्वेश्चन बन गया तो बहुत अच्छी बात है। और बाकी लोग से बलराज, सौरभ, अंशिता, तुम लोग का क्या है आंसर? तुम लोगों का नहीं है अभी तक? बलराज आंसर नहीं आया अभी तक? नहीं सर। Okay. देखो, कुछ लोग बेवकूफी थोड़ा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी पहले निकालेंगे, है ना? कुछ लोग ये बेवकूफी कर सकते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, x प्लस 5 x माइनस 5 लिया, तो मुझे तो वहां पर कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे x भी निकालना था y भी निकालना था, तो दोनों को सॉल्व करके तो निकाल दिया। बट यहाँ पर मेरे पास मैट्रिक्स नहीं पूछा है, मेरे पास ट्रेस पूछा है, दोनों का ट्रेस का डिफरेंस पूछा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है, तो इक्वेशन में दोनों साइड हम ट्रेस ले लेंगे। पहले वाली इक्वेशन में मैंने दोनों साइड ट्रेस ले लिया, तो इधर तो मैंने एलएचएस में ट्रेस ले लिया, तो ट्रेस ऑफ a प्लस 2b एंड आरएचएस में इसका ट्रेस क्या आ जाएगा गाइस? आरएचएस में इसका ट्रेस क्या आ जाएगा बताओ? -3 -3 कैसे आ रहा है? आरएचएस में इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या आ रहा है? -1 -1। -1, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 पे हम दोनों साइड ट्रेस लिए तब ये आ रहा है, ठीक है। अब मैट्रिक्स ये ट्रेस का प्रॉपर्टी लगा के लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ 2b इज इक्वल टू -1। ट्रेस का प्रॉपर्टी लगा के अभी बताया था, याद है ना? ट्रेस का प्रॉपर्टी लगा के लिख सकते हैं। उसके बाद लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस कैसे लिख सकते हैं ना, ट्रेस ऑफ a प्लस 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू -1। हो गया, कितना सिंपल आ गया, ठीक है। सिमिलरली इसमें करो, सिमिलरली जब हम इक्वेशन 2 में ले लेंगे, इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम ट्रेस ले लेंगे। तो दोनों साइड जब हम ट्रेस लेंगे 2a माइनस b, तो गाइस इधर का ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रेस क्या आ जाएगा बताओ? 4 - 1 3 3 आ रहा है इसका, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इधर भी ट्रेस ले रहा हूँ, इधर भी ट्रेस ले रहा हूँ, ठीक है। इधर ट्रेस लेने से क्या आ जा रहा है, 2a माइनस b का ट्रेस, एंड इधर इस साइड का ट्रेस क्या आ जा रहा है, 4 एंड -1 दैट इज 3। फिर से यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या आ जाएगा बताओ? ट्रेस ऑफ 2a वीडियो रुक गया। ओके, ट्रेस ऑफ b। अब उसके आगे दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है तुम्हारे पास। ट्रेस ऑफ a है, ट्रेस ऑफ b है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, फिर सॉल्व कर लो तो तुम्हारा ट्रेस ऑफ a भी मिल गया, ट्रेस ऑफ b भी मिल जाएगा, है ना। उसके बाद दोनों को माइनस कर दो बस। सर 2 आ रहा। समझ में आ रहा है? शॉर्टकट में हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये तुम्हारा मान लो इक्वेशन नंबर 3 हो गया, इक्वेशन नंबर 4 हो गया, इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 को निकालो, तुम्हारा ट्रेस ऑफ a भी मिल जाएगा, ट्रेस ऑफ b भी मिल जाएगा, है ना। यस सर। ट्रेस ऑफ a को x मान लो, ट्रेस ऑफ b को y मान लो, एंड वहां से xy निकाल लो, तो वहां से तुम्हारा ट्रेस ऑफ a भी मिल जाएगा। क्या है ट्रेस ऑफ a और ट्रेस ऑफ b? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, ट्रेस ऑफ a को x मान लो, ट्रेस ऑफ b को y मान लो, तो x + 2y = -1 एंड 2x - y = 3। क्या आ रहा है x और y? सर x और y डायरेक्ट क्यों निकालेंगे सर? डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करने से दोनों को x - y डायरेक्ट मिल जाएगा। या करेक्ट, दोनों को माइनस अगर कर देंगे हम, ठीक है, दोनों को
माइनस करने से आ जा रहा है, यस सर। ऐड करने से आ रहा है। नहीं सर, फोर्थ से थर्ड को माइनस करने से डायरेक्ट आ जाएगा ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। 4 से थर्ड को माइनस कर दोगे ना, माइनस करो तो आ रहा ट्रेस ऑफ, हाँ एग्जैक्टली, नहीं रुको रुको रुको, ट्रेस ऑफ बी आ जा रहा है। ठीक है, दोनों को माइनस करने पे क्या आ रहा है, ट्रेस ऑफ ए माइनस 3 टाइम्स आ जा रहा है। कैसे आ रहा है? 3 टाइम्स आ जा रहा है सर। हाँ नहीं दोनों को सॉल्व कर लो, सॉल्व करो, नहीं आ रहा, डायरेक्ट नहीं आ रहा तो सॉल्व कर लो दोनों को। ट्रेस ऑफ ए क्या आ रहा है सॉल्व करके? सर ट्रेस ऑफ ए 1 आ रहा है और ट्रेस ऑफ और ट्रेस ऑफ बी क्या आ रहा है? ट्रेस ट्रेस ऑफ बी क्या जा रहा है? माइनस Okay, हो गया, -1। सॉल्व करके तुम्हारे पास ट्रेस ऑफ ए आ गया 1, ट्रेस ऑफ बी तुम्हारे पास आ गया -1। तुम्हें निकालना था ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी, तो क्या हो गया 1 माइनस ऑफ -1, दैट इज नथिंग बट 2। और समझ में आ रहा है? तो पहले कुछ लोग शायद ऐसे किए होंगे कि यहाँ से ए और बी निकाले होंगे, ठीक है, तो वो मतलब काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा एंड ए और बी निकालते हड़बड़ी में कहीं गलती भी हो सकता है, ठीक है। तो एक अल्टरनेटिव तरीका है तुम लोग के पास कि ट्रेस का प्रॉपर्टी को लगा के, अगर यहाँ पर ट्रेस पूछा है यहाँ पर हम ट्रेस का प्रॉपर्टी को लगा के आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है समझ में। सर आपका वहाँ पे क्या? सर आपका वहाँ पे बारिश हो रहा है सर? नहीं, इधर हो रहा है सर। नेटवर्क इशू नहीं ना हो रहा है किसी को? सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा बस। ओके, रब कर दे। यस सर। कल किसी का एग्जाम वगैरह नहीं ना इस टाइम 12 बजे? सर कल किसी का 12 बजे एग्जाम वगैरह नहीं है? नहीं सर कल नहीं है। ओके, ठीक है, तो कल एक क्लास लेंगे, ठीक है? नहीं। और एक शायद सैटरडे या संडे को कभी एक ले लेंगे, ओके? वीक में सर 3 कल या 4 क्लास क्लास लेंगे ना लेंगे। सर? हाँ सर कल क्लास लेंगे ना? हाँ कल लेंगे। सर कितना ठीक बजे? है, कल भी 12 बजे से रहेगा, ओके? वीक में 3 या 4 दिन लेंगे, ओके? 12 से 1:30 के आसपास या मैक्सिमम 1:45 तक जाएगा, ओके? 1:30 तक की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी जो ना स्टार्टिंग में काफी बेसिक चीज चल रहा है, तो थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं क्लास, ओके? नाउ नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, और सभी लोग नोट करते जाना, ठीक है? हम जो भी नोट्स वगैरह भेजेंगे तो कल का जो क्लास है उससे पहले सब लोग नोट कर लेना, कॉपी में नोट करते जाना, ठीक है? नहीं तो एक बार में बहुत ज्यादा बच जाएगा, उसको पेंडिंग मत छोड़ना, नोट करते जाना जो भी नोट्स वगैरह भेजेंगे। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन में क्या क्या अलग अलग तरह का प्रॉपर्टीज है। सबसे पहला प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव है, तो कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? A plus B is equals to B plus A. Exactly. Matrix addition is commutative. इसका मतलब कि अगर A plus B कर रहे हो वो B plus A सेम आएगा, दो मैट्रिसेस का एडिशन सेम आएगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा यार ये क्या है, अगर हम दो नंबर को ऐड करेंगे 2 + 3 और 3 + 2 तो सेम ही आएगा ना। जिस लोगों को ये लग रहा होगा, जो लोग को थोड़ा सा नहीं पता है तो वो लोग को बता दे कि देखो मैट्रिसेस का जो अलजेब्रा होता है वो सिंपल नंबर्स की तरह नहीं होता है, ठीक है? जैसे तुम लोग सोच रहे हो इसमें क्या बड़ा बात है कि अगर A + B को B + A से ऐड कर रहे हैं तो मतलब A + B और B + A दोनों सेम ही आएगा। सोच रहे हो इसमें लॉजिक क्या है? तो देखो इसमें लॉजिक ये है कि ये मैट्रिसेस का जो अलजेब्रा होता है ये बिल्कुल सिंपल नंबर्स की तरह नहीं होता है, ठीक है? अगर हम बोलेंगे AB मैट्रिसेस AB और BA, अगर A और B दो मैट्रिसेस है तब तो ये भी इक्वल होना चाहिए हमेशा, पर ये हमेशा इक्वल नहीं आएगा। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इक्वल ही नहीं आएगा, AB और B इक्वल नहीं है, ओके? क्यों नहीं आएगा वो तो आगे जब हम मल्टीप्लिकेशन में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अभी बस ये बोलना चाह रहा है कि मैट्रिसेस में सिंपल अलजेब्रा का लॉस वैलिड नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम अगर A और B को मल्टीप्लाई किए तो B और A, अब इसको दो नंबर्स की तरह ट्रीट मत करना। क्यों? क्योंकि A और B दो नंबर नहीं है, A और B तो मैट्रिसेस है।
एंड मैट्रिक्स कोई नंबर नहीं होता, वो एक सेट ऑफ नंबर्स होता है, वो रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स होता है ना। उसको ये मत समझना कि यहाँ पर दो नंबर का एडिशन जैसा है तो वो सेम आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये मैट्रिसेस का जो अलजेब्रा होता है वो अलग होता है सिंपल अलजेब्रा से, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल हम तुमको दिए कि AB इज नॉट इक्वल टू BA, AB और BA इक्वल नहीं होता है हमेशा। हाँ, कभी किसी पर्टिकुलर केस में हो सकता है, लेकिन इन जनरल ये इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो वो तो जब मल्टीप्लिकेशन में पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है। तो आई होप तुमको इस चीज का इंपॉर्टेंस अब समझ में आ रहा होगा कि A प्लस B और B प्लस A जो है वो इक्वल होता है, हमेशा इक्वल होता है। मतलब एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है, तो हम एडिशन कर रहे हैं तो वो कम्यूटेटिव है, मतलब A प्लस B और B प्लस A इक्वल है। अगला, मैट्रिक्स एडिशन is associative होता है क्या? इसका मतलब अगर तुम A प्लस A और B प्लस C से ऐड कर रहे हो, ऐसे मतलब पहले तुमने B प्लस C को ऐड किया फिर तुम A को ऐड कर रहे हो, तो दिस विल बी इक्वल टू पहले तुमने A प्लस B को ऐड कर लिया फिर C को ऐड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ब्रैकेट को तुम इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। समझ में आ रहा सबको कि मैट्रिक्स एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है, ठीक है। अगेन ये एडिशन में है, अगर तुम ये मल्टीप्लिकेशन में देखोगे ना तो ये ट्रू नहीं होगा। अगर तुम ऐसे बोलते हो जैसे हम A B C का मल्टीप्लिकेशन करना, तो अगर तुम BC को पहले मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, और AB को मल्टीप्लाई करके C से मल्टीप्लाई कर दिए, वो इक्वल नहीं आएगा, बस समझे। वो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के केस में ये सब होल्ड नहीं करता है, ये सब इसके केस में होल्ड कर रहा है, एडिशन के केस में। सर छोटा सा एग्जांपल दीजिए ना, क्या इसका छोटा सा एग्जांपल दीजिए ना सर, AB और BA का। AB और BA का अभी तुमको हाँ। मल्टीप्लिकेशन करना आता नहीं है ना, हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने बोलेंगे तुमको आता ही नहीं है, तो मल्टीप्लाई नहीं सर करते। अगले क्लास वैसे में कल ही जब हम जैसे क्लास एडिशन होता है वैसे ही नहीं होगा सर, मतलब इसका नहीं, जो नहीं, नंबर है फर्स्ट वाला उससे फर्स्ट नहीं, वाले नहीं, से नहीं, मल्टीप्लाई। नहीं, तो फर्स्ट रो multiplication फर्स्ट आसान कॉलम नहीं है। मल्टीप्लाई से फर्स्ट एलिमेंट देगा, फिर ऐसा ही होता है ना सर। अभी डिस्कशन नहीं उस पे आएंगे, वो अलग होता है, वैसा नहीं होता जैसे तुम एडिशन सब्ट्रैक्शन देख रहे हो, वैसा नहीं, उसका रूल होता है कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसको कल के क्लास में डिस्कस करेंगे, आज तो नहीं हो पाएगा, उसको कल की क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और उसके आगे डिस्कस करेंगे, ओके। तो बस यही बताना चाह रहे हैं कि अभी के लिए बस इतना याद रखो कि ये मैट्रिसेस का जो अलजेब्रा होता है वो सिंपल अलजेब्रा की तरह नहीं होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तीसरा जो है, हाँ सर मैट्रिसेस में डिवीजन नहीं होता है। नहीं, मैट्रिसेस में डिवीजन नहीं होता है, ओनली एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं होता मैट्रिसेस में, ठीक है। मैट्रिसेस में नहीं होता, वेक्टर्स में भी नहीं होता, वेक्टर्स पढ़ रहे हो उसमें भी देखोगे कि वेक्टर्स में सम होता है, डिफरेंस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन डिवीजन नहीं होता। तुम किसी भी मतलब कहीं भी तुम वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकता, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर से डिवाइड कर सकते हो लेकिन एग्जैक्टली वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ पर मैट्रिसेस में डिवीजन नहीं होता है, ओके। नाउ मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, वो एसोसिएटिव होता है, ये तो हो गया। फिर और क्या बोल रहा है कि अगर हम नल वेक्टर के साथ ऐड करेंगे किसी भी वेक्टर को, अगर हम नल वेक्टर के साथ किसी भी वेक्टर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वही सेम वेक्टर आएगा, है ना। ये तो काफी लॉजिकल सा बात है, बट प्रॉपर्टी है तो बता दे रहे हैं, है ना, कि अगर किसी भी तुम नल मैट्रिक्स के साथ ऐड कर दे रहे हो ए वेक्टर को, तो सॉरी ए मैट्रिसेस को, तो क्या हो जाएगा, वो यही आएगा, एंड इसको पहले भी ऐड कर सकते हैं ना, आगे भी चलो कर ही सकता है इस प्रॉपर्टी से, इसमें तो कोई बहुत बड़ा बात है नहीं, ठीक है। तो ये सब जो भी है ये सब बस बेसिक नॉलेज के लिए, बेसिक आइडिया के लिए, कि देखो अभी तक तुमको दिख रहा होगा कि हाँ ये सिंपल अलजेब्रा जो होता है उस पर बैठ रहा है, उस पर ठीक ही सेट हो रहा है ना, तुमको लग रहा होगा हाँ ये तो बेसिक अलजेब्रा होता है, बिल्कुल उसी की तरह होगा। बट ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि जब तुम आगे मल्टीप्लिकेशन देखोगे तब तुम डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि नहीं, वो सब इसमें मतलब ये सब जो है ये सब उसमें होल्ड नहीं करता है मल्टीप्लिकेशन में, ओके। तब जाके तुमको समझ में आया कि इसका इंपॉर्टेंस। सर ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है कि नहीं? हाँ सर ये डिस्ट्रीब्यूटिव, हाँ सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में लगा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसके लिए तो Distributive property क्या मल्टीप्लिकेशन बोलता में है? जाना पड़ेगा ना सर, हाँ उसके लिए तो मल्टीप्लिकेशन में जाना पड़ेगा ना। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए तुमको सर, तो वो लगा मल्टीप्लिकेशन में जाना पड़ेगा ना, तुमको डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब प्रॉपर्टी क्या लगा होता है, सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए तुमको तो मल्टीप्लिकेशन में जाना पड़ेगा ना। फोर्थ देखो क्या है कि कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है, कैंसलेशन लॉ क्या बोलता है, फोर्थ में बोल रहा है कि कैंसलेशन लॉ जो है वो होल्ड करता है। बोलते हैं कैंसलेशन लॉ क्या होता है, a minus a is equal to 0। नहीं, कैंसलेशन लॉ मतलब अगर a प्लस b इज इक्वल टू सपोज है मैट्रिक्स b प्लस c, अगर ऐसे दिया हुआ इक्वल,
ठीक है, तो हम ये दो मैट्रिसेस को काट सकते हैं। काट के क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू सी, मतलब ए और सी भी इक्वल हुआ होगा। ठीक है, एक्चुअली काट सकते हैं मतलब ऐसे लॉजिकली सोचो कि इन दोनों का सम और इन दोनों का सम अगर सेम आ रहा होगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ए और सी मैट्रिसेस भी इक्वल होगा। ठीक है, तभी जब तुम इसको बी के साथ ऐड कर रहे हो, तभी जब बी को तुम सी के साथ ऐड करोगे, तभी इसका सम सेम आएगा। ओके, समझ पा रहा है? कैंसिलेशन सर उसका मतलब तो वही हुआ ना, बी माइनस बी कर रहे हैं, 0 हो रहा है। हाँ, समझ सकते हो। अभी बी माइनस बी 0 होगा, तो बी को इधर गया तो बी माइनस बी 0 हो जाएगा, तो ए और सी इक्वल हो जाएगा, है ना। चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं बस, ठीक है, फिर आज से क्लास को ओवर करेंगे। अभी आज भी थोड़ा बेसिक ही हुआ है ना, क्योंकि बेसिक को पहले बताना पड़ेगा, तभी आगे जाके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे चीजों, अच्छे अच्छे थ्योरीज और क्वेश्चंस को बना पाओगे। ठीक है ना, उससे पहले बेसिक को क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं, बनाओ एक दो क्वेश्चन को। हाँ, और ये सब जो आया, अब ये सब हम प्रूफ पे नहीं गए, ये सब का प्रूफ है कि एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड क्यों करता है, तो सबका प्रूफ है, बट हम गए नहीं क्योंकि उसका रिक्वायर्ड नहीं है, ना स्कूल लेवल में पूछेगा, ना ही कॉम्पिटिटिव में पूछेगा, तो झूठ बोलकर उसमें टाइम को कंज्यूम नहीं कर रहे, है ना, उसका प्रूफ को बताने में कहीं रिक्वायर्ड नहीं है, बस याद रख लेना कि रिजल्ट क्या है, उसको बता के हम टाइम को कंज्यूम नहीं कर रहे। ओके, नाउ जो क्वेश्चन है उसको लिखो। क्वेश्चन है नहीं, हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, बोलता है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट 3a + x = 5b। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से बनाओ सभी लोग, जल्दी से बनाओ सभी लोग। Set 2 minus 10 minus 19 13 minus 10 minus 1 इससे क्या 2 - 10 minus 19 minus 13 minus 10 minus 1 13 minus 10 minus 1 13 - 10 - 1 माइनस ये है सर 20 होगा, माइनस 10 नहीं होगा। 20 होगा, 20 होगा, 20 होगा। हाँ 20 होगा वहाँ पे। देखो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करना है इसमें, x निकालना है, ठीक है, x निकालना तो क्या करेंगे हम गाइस, अगर मुझे x निकालना है तो x कैसे निकालेंगे, x में आ जाएगा 5b माइनस 3a, है ना, ये कैसे आ रहा है, दोनों साइड हम 3a माइनस कर दी, तो 3a माइनस 3a क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स आ जाएगा, एंड यहाँ पर -3 आ जाएगा। ये कैसे हो रहा है, ये समझ में आ रहा है कि -3a को तुम ऐसे भी सोच सकते हो, उधर ले जा रहे, ऐसे भी सोच सकते हो, दूसरा एंगल से ऐसे सोच सकते हो कि 3a + x = 5b था, ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों साइड मैंने 3a को माइनस कर दिया, 3a को मैंने माइनस किया, तो ये 3a - 3 क्या हो जाएगा, एक नल मैट्रिक्स आ जाएगा, ये 0 नहीं है, ठीक है, इसको O है, ठीक है ना, इसको O बोल रहे हैं, O मतलब क्या है, ये नल मैट्रिक्स है। अब किसी के साथ में नल मैट्रिक्स का एडिशन क्या देता है, सेम मैट्रिक्स से देता है, तो मेरे पास फाइनली ये आ जाएगा। सर बोर्ड में स्टेप शो करना पड़ेगा, कैंसलेशन लॉ और नहीं शो नहीं करना पड़ेगा, हम बस तुमको बता रहे कि आइडिया होना चाहिए तुमको कैसा हो रहा है, शो नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है,
तो x तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, कुछ नहीं है 5 टाइम्स ऑफ b को कर दो, ठीक है। b क्या है तुम्हारे पास 1 -2 2 1 1 एंड -3 टाइम्स ऑफ a क्या है 1 0 3 -1 5 2, ठीक है। फिर x फाइनली क्या हो जाएगा बताओ, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 सारे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा 5 -10 10 5 5 एंड अगेन क्या हो जाएगा 3 0 9 -3 15 और 6। अब क्या करो दोनों का माइनस कर दो, माइनस कर दो आंसर आ जाएगा फाइनल। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा था x का, आंसर बताओ क्या आ रहा था 2 -10 -19 -19 13 क्या आ रहा था आंसर देख लो, है ना। प्रयोग सबको समझ में आ रहा होगा, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। सर आंसर में -1 है। -1 आ रहा है, देख लो जो भी है क्या आ रहा है 5 माइनस इतना -1 आएगा, ठीक है। ठीक है, काफी सिंपल था ये भी। ओके एंड कर रहे हैं बस, और एक टॉपिक बता रहे हैं उसके बाद एंड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। ना यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगला जो टॉपिक होगा मतलब नेक्स्ट के नेक्स्ट जो हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं वहां से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वहां से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। यहाँ तक जो बताया अभी तक बेसिक आइडिया था, एंड कुछ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी डिस्कशन किया, लाइक जहाँ पर मुझे मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस वगैरह वो सब निकालना था ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में, वो सब काफी इंपॉर्टेंट था। एंड ये सब जो भी था ये सब बेसिक नॉलेज है, ये सब स्कूल लेवल वगैरह में पूछेगा, ठीक है। इतना आसान तो मेंस में भी नहीं पूछेगा, ये सब इतना आसान क्वेश्चन है, स्कूल लेवल में हो सकता है 2 नंबर का पूछते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिक आइडिया को रखना भी जरूरी है, तभी आगे जाके और अच्छे अच्छे चीजों को समझ पाओगे। तो कल से जो स्टार्ट होगा टॉपिक वहां से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे, एंड मल्टीप्लिकेशन से आगे बहुत कुछ है, ठीक है ना। वहीं से स्टार्टिंग है कॉम्पिटिटिव पार्ट का, जहाँ पर वहां से आगे बहुत कुछ है, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन से स्कूल में भी पूछेगा, काफी स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, एंड कॉम्पिटिटिव में तो आता ही है, बहुत आता है। ओके, तो आज का आखिरी टॉपिक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी स्केलर को कैसे मल्टीप्लाई करता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन ए मैट्रिक्स, ठीक है। एक मैट्रिक्स में स्केलर को कैसे मल्टीप्लाई करता है। ओके, अभी हम पहले इसको डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। एक बार बता दे रहे ऐसे में क्या है, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। सपोज A11 A12 A21 A22 A31 A33, ठीक है। मैट्रिक्स है, कितना रोज है सर 3 क्रॉस 2 का है, ठीक है। अब अगर हम कोई एक स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कोई सपोज एक स्केलर है, कोई सपोज एक स्केलर है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो सारे क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसको हम बार बार क्यों बता रहे गाइस, क्योंकि डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होगा कि सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिटरमिनेंट में क्या होगा, या तो एक कॉलम में होगा या तो एक रो में होगा, ठीक है। बट मैट्रिसेस के केस में क्या कर सकते हो, तुमको पूरे मतलब मैट्रिसेस में क्या होगा, कोई भी अगर एक स्केलर है तो ये क्या हो जाएगा k टाइम्स इनटू दिस, ठीक है। तो क्या होगा, k को हर एलिमेंट के साथ क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा k टाइम्स ऑफ A11 k ऑफ A12 k ऑफ A21 k ऑफ A22 k ऑफ A31 k ऑफ A32, A3। ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या करता है, सिंपल बस जो भी स्केलर आएगा उसको सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। इसमें एक दो चीज समझ सकते हो कि अगर ऐसा है, सपोज कोई मैट्रिक्स है, सपोज अल्फा प्लस बीटा तो एक स्केलर है, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा कुछ भी, मान लो ये 2 + 3 है, ये 2 + 3 × a, उसको मैं ऐसा लिख सकता है अल्फा × a प्लस बीटा × a, है ना।
मतलब एक एग्जांपल के साथ अगर हम बताएं, अगर ऐसे कहीं पर 2 + 3 तो दिस, तो डायरेक्टली ऐसा तो सोच सकते हो ना 5 टाइम्स ऑफ a, या फिर ऐसे भी सोच सकते हो इसको 2 टाइम्स ऑफ a लिख देंगे, फिर 3 टाइम्स ऑफ a लिख देंगे। ओके सर आवाज नहीं आ रहा। सर आवाज वॉइस नहीं आ रहा है, अब आ रहा है वॉइस? यस सर। अब आ रहा है। ओके तो बोल रहे थे कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन बस इतना ही है कि कुछ भी स्केलर को मल्टीप्लाई करना रहेगा तो कैसे करें, है ना? ओके अब आगे का जो क्लासेस है उसमें मल्टीप्लिकेशन वगैरह स्टार्ट होगा, वहां से काफी इंपॉर्टेंट, जिसमें पहले ही बताया वहां से काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना? तो अगला क्लास कल है, ठीक है? इस वीक में 2 क्लास ले चुके हैं और 2 क्लास लेंगे, एक कल थर्सडे को लेंगे और एक कभी मान लो सैटरडे या संडे को कभी एक और क्लास, ठीक है? जब भी क्लास होगा कोशिश करेंगे 12 बजे से लें, 12 बजे से 12 से 1:30 तक लेंगे, कोशिश करेंगे। आज थोड़ा सा एक्सटेंड किया क्योंकि आज बेसिक चीज बहुत सारी चीज डिस्कस हुआ तो थोड़ा सा एक्सटेंड किया इसलिए, ठीक है? एंड जो भी नोट्स को देंगे तो नोट्स को उसको फेयर कॉपी में नोट कर लेना सभी लोग, ठीक है? चलो ठीक है, आज क्लास यहीं पर एंड करते हैं। ओके ओके सर, सर ओके सर। ओके